अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है हिसार मोहब्बत सीज़न 2 बाय आन फातिमा, एपिसोड 10। अदयान का सर बेयकीनी से बेसाख्ता नफ़ी में हिला था। किसी खदशे के तहत इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। लीज़े की चीख और माज़ा की वहाँ गैर मौजूदगी से जो सोच उसके जहन में आ रही थी, वो सोच ही उसका दिमाग सनसना देने को काफ़ी था। क्या वो इसकी बहन को इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले जा चुके थे? मतलब वो अच्छी खासी ताख़ीर कर चुका था। मान उसकी निगाह इन गार्ड्स पर पड़ी थी। कुछ देर तक वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखता रहा। अचानक ही गुस्से का शदीद उबाल था जो इसके सीने में उठा था। वो अश्ताल के आलम में तन फन करता उस तक पहुंचा और इसके कॉलर को पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया था। इनके होते हुए यह हादसा कैसे पेश आ सकता था? माज़ा इस वक्त कहाँ थी? इन लोगों का तो मेन टारगेट लीज़े थी, तो फिर यूं अचानक माज़ा? ये सब सवाल इसके जहन में गुडमुड हो रहे थे। दिल की धड़कन सुस्त पड़ रही थी। दिल इस बेबसी पर मातम कुना था। तुम दोनों को मैंने किस लिए इन सब की रखवाली के लिए साथ भेजा था? क्या फ़ायदा है तुम्हारे होने का? जब समझाया था किसी भी सूरत में इनको तनहा नहीं करना, तो मुझसे बात करने की खातिर किसी वीरान जगह पर क्यों गए? जानते हो इसका नतीजा किस कदर संगीन हो सकता है। दफ़ा हो जाओ मेरी निगाहों से दूर। तुम लोगों को तो इस जॉब में से अभी फारिग करता हूँ। वह एक गार्ड के मुंह पर मुक्का जड़ता तीश के आलम में धाड़ा तो वो दोनों ही शर्मिंदगी से सर झुका गए। जब्त के मारे चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। अदयान को इनको खुद से दूर फेंकता बेबसी से अपने सर के बाल मुट्ठी में जकड़ गया। वो तो कुछ जानता भी नहीं था कि वो कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, घर वालों को क्या जवाब देगा। वो मां लीज़े का ख्याल आते ही वो सरस से उसके करीब पहुंचा, जो साकित निगाहों से ज़मीन पर बैठी किसी नादीदा नुक्ते पर नजरें टिकाए बैठी थी। अना भी अपनी शॉल उतार कर इसके बाजू को गिर्द बांधी हुई थी। इसे करीब पहुंचते ही उसने अपने असाब बहाल करते जख्म का मुआयना करना चाहा तो वो होश की दुनिया में वापस आते बेसाख्ता रोते हुए नफ़ी में सर हिला गई। अदयान ने उसकी हालत देखते सख्ती से लब आपस में भींच लिए। इस वक्त इससे ज़्यादा बेबस कौन हो सकता था? एक जानिब इसकी जान से प्यारी बहन और दूसरी तरफ इसकी बीवी की हालत। अब इसे सिर्फ रायम का इंतज़ार था। ऑफिस से निकलते ही वो इसे यहाँ आने की ताकीद कर चुका था, क्योंकि वो किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। इस सूरत हाल में ध्यान वो माज़ा लीज़े उसे किसी गहरी सोच में गलता देख इसका बाजू थामते हुए हिचकियों से रो दी। अदयान तो इन दोनों को अपने सीने में भींच लिया। इन दोनों की हालत ही बेकरार थी। बस कुछ नहीं हुआ, अभी मिल जाएगी। वो जिसने ये सब करने की जरूरत की है ना, शायद वो अब ये अदयान शाह से नावाकिफ़ है। अपनी मौत को इसने खुद दावत दी है। वो तने तने तासिरात समेत फनकारा। मान इस नंबर का ख्याल आते ही इसे सरत से उस नंबर पर कॉल मिलानी चाहिए, लेकिन वो नंबर बंद देख वो सख्ती से पास रखे टेबल पर मुक्का मार गया। अपनी ज़िंदगी में इस कदर बेबस वो कभी हुआ भी नहीं था शायद। मान रायम की आवाज़ पर वो झटके से रुख मोड़ गया, मगर मोबाइल पर आने वाली कॉल को देखते वो रायम को इशारा करते खुद फ़ोन कान से लगाते एक जानिब हो गया। रायम जो अदयान की यूं अचानक फ़ोन करने पर परेशान सा होकर फ़ौरन अस्पताल से बाहर निकला था, उसके बारहा पूछने के बावजूद अदयान ने मुकम्मल सूरत हाल से उसे आगाह नहीं किया था। तभी वो बगैर कोई लम्हा ज़ाय किए यहाँ पहुँचा था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही लीज़े और अनाबी को यहाँ रोता देख इसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास शदीद से हुआ। इसे ना चाहते हुए भी अपनी निगाहें इस दुश्मनी जहाँ की तलाश में इर्द गिर्द दौड़ाई, लेकिन निगाहें नाकाम होकर वापस लौट आई थी। अदयान को यूं किसी के फ़ोन पर बात करते देख टहलता देख वो मज़ीद परेशान हो चुका था। मान इसकी निगाह एक मंजर पर ठिठक कर रुकी। चेहरे का रंग सरद से फक हुआ था। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में लीज़े तक पहुंचा, जो शायद तकलीफ से करा रही थी। लीज़े क्या हुआ है? अनाबी से क्या हुआ? इसे लीज़े का गाल थपथपाते साथ परेशानी से अनाबी से इस्तफसार किया तो वो रोते हुए इसके बाजू से शॉल उतार गई। रायम ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में जो ही देखा, उसके बाजू को देखते एकदम साकित रह गया, जहाँ से खून उबल उबल कर निकल रहा था। इसे अपने हवास बहाल करते उसका बाजू थामा, जहाँ एक गहरा कट वाज़ेह था, जैसे किसी नोकीली चीज़ ने वहाँ वार किया गया होगा। उसे लीज़े की हालत से ज़्यादा हैरत अदयान के रवैये से हुई थी कि इस कदर तकलीफ़ के बावजूद वो इसे अस्पताल क्यों नहीं लेकर गया था, और ये माज़ा कहाँ थी। सब कुछ इसकी समझ से बाहर था। बस मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। वो इसे अपने सीने से लगाए उसका सर थपकते गोया हुआ तो वो हिचकियों से रोती सर नफ़ी में हिला गई। भाई माज़ा वो पता नहीं कहाँ चली गई है। वो उसके सीने पर सर मारती रोते हुए बोली तो अनाबी ने भी अपना मुंह पर हाथ रखते अपनी चीखों का गला घोटा। किस कदर खुश थे वो सब कॉन्सर्ट में आने के लिए। सबसे ज़्यादा खुशी भी वही थी, और ये दुख भी तो इसे ही क्यों मिला। इसकी बात पर रायम ने नासमझी के तासिरात लिए उसकी सिम देखा। कशीदा पेशानी पर सलवटें नुमादार हुई।
क्या मतलब कहा गई? इसने चेहरे पर नाफहीम तासरात लिए उससे मुखातिब किया। उससे पहले कि वो कुछ बोलती अपने अकब से आने वाली अदयान की संजीदा आवाज़ पर वो रुख मोड़ने पर मजबूर हुआ और उसके पास से उठता अदयान तक पहुंचा। अदयान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे मेहरबानी करके तफसील से बताओ, तुम्हारा यूँ अचानक यहाँ से बुलाना मुझे। राइम ने उसके नज़दीक पहुंचते ही ताबड़तोड़ सवाल कर डाले तो अदयान ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और एक निगाह राइम पर डाली जो जो जवाब तलब निगाह से उसे ही तक रहा था। राइम, फ़िलहाल मैं कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ। बस ये समझो कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। अमायज़ा ना जाने कहाँ चली गई है। राइम, मेरा बच्चा, मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। मैं अपनी फैमिली को लेकर कमज़ोर हूँ बहुत राइम। मुझे जल्द से जल्द इनका पता लगवाना है। इसी सिलसिले में मुझे मोहसिन के पास जाना है। तुम लीज़े को लेकर अस्पताल जाओ और बैंडेज वगैरह करवा कर घर ड्रॉप कर देना। मेरा सर इस वक्त फटा जा रहा है। ना जाने कैसी होगी वो तो अंधेरे से भी डर जाती है। वो गायब दिमागी की हालत में बोलते शिद्दत गरिया से अपनी सुर्ख होती आंखों को मीचते मजबूत लहजे में बोला, दिल शिद्दत से चाह रहा था कि इसकी हालत का सोचते फूट फूट कर रो दे, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने हौसले से नहीं पुष्ट कर सकता था। इस तरह उसे माज़ा तक पहुंचने में मज़ीद देर हो सकती थी, जबकि उसकी बात पर रायम सख्ती की कैफियत में उसे देख रहा था। परेशानी चेहरे से आया थी, दिल को बेइख्तियार धक्का सा लगा था। नहीं अदयान, ऐसे कैसे? तुम यहाँ पता करवाओ एक बार। ये क्या पता कोई जानता हो इसे? कैसे माज़ा को कोई ले जा सकता है? रैम की बात पर अदयान चौंक कर इसकी सिमत मतवज्जा हुआ। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। इन्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। वो इन दोनों को अपने साथ लेते तकरीबन भागने वाले अंदाज में बाहर निकले थे और इन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा करते खुद आसपास की जगह पर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन हर जगह से मनफी जवाब ही मिला था। ना जाने किसी ने उसे देखा था और ना ही किसी को मालूम था। इन दोनों की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो इर्द गिर्द का होश भुलाए बस बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे। रैम ने अपनी लहू रंग होती आंखों को मीचते कदम गाड़ी की जानिब बढ़ाए थे। अदयान भी इसकी तलकीद में चलता गाड़ी तक पहुंचा। तो मैंने अस्पताल में एक बार चेकअप करवा कर घर छोड़ देना। मैं घर जाता हूँ, मॉम बहुत परेशान हो रही होगी। वो हारे हुए लहजे में बोलता निगाहों का जाविया बदलता हुआ अपनी गाड़ी जन से शाहविला की जानिब बढ़ा गया। रैम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके दिल पर कोई छुरी फेर रहा हो। किस कदर बेबस था वो कि माज़ा गायब थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अदयान लुटे पुटे अंदाज में जो ही घर का खारजी दरवाज़ा उबूर करते अंदर कदम रखा। महरम और बाकी घर वाले जो इन्हीं के इंतज़ार में लॉन्ज में सोफे पे बैठे थे, वो चौंक कर उठ खड़े हुई। अदयान, वक्त देख रहे हो, 9 बज चले हैं। तुमने इन तीनों को अपने साथ लाना था ना? सख्ती से इन तीनों को ताकीद की थी। महरम ने माथे पर बल डालते इस्तफसार किया तो अदयान ने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया। इसकी खामोशी पर अब की बार बाकी सब ने भी ठिठक कर इसकी सिम देखा। उसकी हालत किस कदर ख़राब थी। अज़लान शाह को यूं अदयान को महरम को नज़रअंदाज करना एक आंख न भाया था। अदयान, माज़ा, लीज़े और अनाबी कहाँ हैं? अब की बार अज़लान शाह की संजीदा सपाट आवाज़ इसकी सम्मातों में गूंजी तो इसने खाली खाली निगाहों से इनकी जानिब देखा। इसकी आंखों की खालीपन अज़लान शाह के चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासिरात नुमाया हुए। उनकी बात पर अदयान का सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला था। अफ़ान शाह ने उसका नफ़ी में हिलता सर देख नासमझी से अज़रा की जानिब देखा जो इस अचानक आफ्ताब पर खुद भी परेशान हो चुकी थी। अदयान, सब ठीक है ना? अफ़ान शाह ने किसी खच्चे के तहत धीमे लहजे में उसके कंधे पर हाथ रखते इस्तसार किया। इन सब के इस कदर पूछने पर इसके ज़ब्त का शेरिज़ा बिखर गया। मॉम, वो माज़ा नहीं। यह अल्फाज अदा करते हुए इसकी सर्द आंखों में कर्ब की एक लहर दौड़ी। इसने अपनी आंखों को दबाते अपनी बेबसी इस पर सब पर आश्कार की। महरम मुश्किल से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा जैसे वो अभी अपने अल्फाज वापस ले लेगा। वहाँ मौजूद बाकी मकीनों की आंखों की पुतलियाँ भी हैरत से फैल गई थी। माज़ा कहाँ है अदयान? अज़लान शाह की सरसराती हुई आवाज़ लाउंज के खामोश फिज़ा में गूंजी। दिल इसकी बात पर एक लम्हे के लिए रुक जा चुका था। वो इनकी जान से प्यारी औलाद, इनका तो दिल ही हौलाए जा रहा था। अदयान ने एक खामोश निगाह इन पर डाल कर झुका ली थी। अदयान, बोलो, माज़ा कहाँ है? इसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? और वो गार्ड्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अदयान, महरम ने इसकी शर्ट झंझोड़ते हुए आंस भरी निगाहों से इसे देखते पूछा। इनकी हालत देखते अदयान ने थामना चाहा लेकिन वो तो संभल ही नहीं रही थी और दूसरी जानिब इसके पास कोई जवाब ही नहीं था। मान बाहर गैरेज में गाड़ी रुकने की आवाज़ पर सबके चेहरों पर एक लम्हे के लिए रौनक छा गई। इससे पहले कि वो बाहर किसी में दौड़ती दरवाजे से रायम के साथ लीज़े और अनाबी को अंदर आता देख इनका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। उन्होंने मसलाती निगाहें माज़ा के लिए यहाँ वहाँ दौड़ाई लेकिन वो नाकाम लौट आई। लीज़े, ये क्या हुआ है आपको? अज़रा इसके बाजू पर बंधी पट्टी देखती तशवीश से उसकी सिमत बढ़ी तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर उनके सीने से लग कर फिपक कर रो दी। उन्होंने रोती हुई अनाबी को भी अपने सीने में भींच लिया। कुछ लम्हे पहले वो घर की जो सुकून का गवारा लग रहा था अब वो वहाँ बेसुकूनी छाई हुई थी।
अदयान, मुझे जवाब चाहिए। माजा कहाँ है? आप लेने जाने वाले थे ना, इसे जवाब दे मुझे। अजलान शाह की धाड़ पर इसने अपनी सर्द निगाहें इन पर टिकाई, सख्ती से दांत पे दांत जमा लिए। जब वो बार बार इन्हें भेजने पर इनकार कर रहा था तो इन सब ने ही इन सब के कॉन्सर्ट में जाने पर जोर दिया था। कहा था ना मैंने सबको कि कोई नहीं जाएगा कॉन्सर्ट में, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है शायद इस घर में, जो मेरी बातों को सिरे से ही कोई सुनता गवारा नहीं करता। अब भुगते, अब सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है मुझे। ना जाने वो कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। बताए डैड, किससे जाकर पूछे? ना जाने वो किस हाल में होगी। वो इनकी आंखों में आंखें डाले शिद्दत बेबसी के आलम में अब के इनसे ज़्यादा ज़ोर से बोला। अजलान शाह का हाल तो गोया ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। राइम ने उनके करीब पहुंचते ही उन्हें सहारा देते एक सरनशी निगाह अदयान पर डाली, जो शायद गुस्से से अपना आपा खो रहा था। महरम की गिरफ्त इसके बाजू पर बेसाख्ता ढीली पड़ी थी। महरम बेयकीनी की कैफियत में अदयान की सिम देखा। क्या बोल रहे हो? कुछ होश में हो तुम? राइम, आप बताओ मुझे, कहाँ है माजा? लीजिया अनाबी आपके साथ गई थी ना, किधर गई मेरी बच्ची? वो तने तने तासिरात लिए अदयान से मुखातिब हुई, लेकिन उसका सपाट अंदाज देखकर वो राइम को लीजिए की सिमत मतवजा हुई। फुप्पू खुद को संभाले, हम इसको तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। राइम इन्हें अपने सीने से लगाते इनका सर थपथपाते तसल्ली आमेज लहजे में कहा, मेरी बच्ची कहाँ है शाह? इसे ढूंढ कर लाए कहीं से भी। किस कदर खुश थी वो जाते हुए, मुझे नहीं अंदाजा था कि इसकी खुशियों को यूँ नज़र लगेगी। महरम पर दर पर लहजे में बोलते अपना चेहरा अजलान शाह के शाने में छुपाते हिचकियों से रो दी। उन्होंने भी बगैर कोई लम्हे की ताकीर किए इन्हें अपने सीने में भींचा था। कनपट्टी की रगें हद दर्जा फुली हुई थी, जैसे अभी फट जाएगी। दिल का दर्द हद से सवा था। चेहरे पर सख्ती के अलावा और कोई तासीर नहीं था। लेकिन ये सब कौन कर सकता है? अफान शाह ने शीश व पंच में मुब्तला होते इख्तिसार किया तो सबने उलझ कर उसकी सिम देखा, जो अब किसी से फ़ोन पर बात करने में महू था। चेहरा तनावा था। डैड, चाचू वो। अदयान फ़ोन से फराकत हासिल करते ही इन तक पहुंचा और इस आदमी की कॉल से लेकर यूनी तक की सारी बात इन सब के गोश गुजार कर दी। इन सबको अपनी हसासियत मुअत्तल होती महसूस हुई। महरम तो बाकायदा सोफे पर ढह सी गई थी। अजरा ने उनके साथ बैठते उन्हें अपनी सीने से लगाया। अदयान, लेकिन किसी की डैड से किस किस्म की दुश्मनी, और इसमें सबसे इनका मेन टारगेट लीजे थी, तो माजा वो क्यों? राम तो इसकी बात पर भौचका ही रह गया। एक अजीब सी कैफियत इसके वजूद पर हावी थी, जबकि इसकी बात पर लीजे ने झटके से चेहरा उठाकर उसकी सिम देखा। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। मतलब माजा इसकी बदौलत इस मुकाम तक पहुंची थी। इस सब की कसूरवार वो थी। इसका दिल गोया मुट्ठी में जकड़ गया। धुआं धुआं चेहरा समेत बेयकीनी से इसका हाथ लबों पर ठहरा। अदयान एक अजियत ज़दा निगाह इन सब के मकमूम वजूद पर डालते राइम को बगैर कोई जवाब दिए लंबे लंबे ढक भरता बाहर की सिम चल दिया। लीजे जो कटी कटी निगाहों से उसका अजीब सा रवैया महसूस कर रही थी, जब टूटते ही अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर उसके अकब में दौड़ी। अदयान जो मोहसिन से मुलाकात के लिए इसके ऑफिस में जा रहा था, अपने अकब से आती कदमों की चाप पर इसके कदम बेसाख्ता ज़मीन पर जम से गए। लीजे ने रूंधी निगाहों से उसकी सिम देखा, जिसके चेहरे पर थकन आया थी। इसकी हालत पर उसका दिल कट कर रह गया। अदयान, इसने धीरे से लब कशाई की। अदयान ने सरद से अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। अदयान, माजा मिल जाएगी ना? वो लोग मुझे ले जाते, उसे क्यों लेकर गए? वो रोते हुए इसकी शर्ट थामे उसके सीने में चेहरा टिका गई। अदयान जो दम साधे इसकी बातें सुन रहा था, इसका हाथ देखते इसकी आंखों में तहीर के बादवा खुले। इसने एक झटके से इसे खुद से अलग किया और इसका हाथ थामते अंगूठी की तलाश में निगाहें दौड़ाई। चेहरे के गुस्सिलात तन चुके थे। लीजे, रिंग कहाँ है? इसे उसकी उंगली पर जोर देते सर्द लहजे में इस्तफसार किया और बर्फीले अंदाज में उसकी जानिब देखा, जबकि इसको अपने असली अंदाज में आता देख लीजे की सांसें खुश्क हो गई। इसने नासमझी से उसकी सिम देखा, जो इस कदर नाजुक की सूरत हाल में भी रिंग के मुतालिक जांच पड़ताल कर रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि रिंग कहाँ है? इसे लीजे की आंखों में अपनी लहू रंग आंखें गाड़े तेज लहजे में बोलते जैसे उसे जताया। जवाबन इसकी हिम्मत बाकायदा जवाब देने लगी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसने एक सहमी हुई निगाह अदयान के चेहरे पर डाली, जहाँ किसी भी किस्म की नरमी का शायबा तक नहीं था। इसके हलक में कांटे से चुभने लगे। वो अदयान, वो मैंने माजा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती, अदयान ने झटके से इसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया और इसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ते एक तमस्कर उड़ाती निगाह इसके आंसू से भीगे चेहरे पर डाली। क्या कहा था मैंने तुम्हें? वो रिंग पहनाते हुए इसे बर्फीले लहजे में कहते उसे गुज़श्ता दिन सलीके से याद दिलाया तो इसका रंग सरद से फीका पड़ा। वो इसकी हालत से यकसर अनजान अपनी ही बोल रहा था। अदयान, प्लीज़ छोड़े, मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसे अपनी तमाम हिम्मत मत बजा करते उसकी मजबूत गिरफ्त से अपना आप छुड़वाना चाहा,
जवाबन इसने कहर बरसाती निगाह से उसकी सिम देखा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ की हकदार तो तुम भी ही ठहरी ना। इस तकलीफ का अंदाज़ा तुम्हें भी होना चाहिए। जब मैंने सख्ती से तुम्हें एक बार नहीं बार बार बावर करवाई थी कि किसी भी हालत में वो रिंग तुम्हारी उंगली से नहीं उतरनी चाहिए, तो अदियान शाह की बात टालने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? जवाब दो मुझे, डैमिट। वो इसकी इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर लीजे तो बाकायदा थर थर काँपने लगी। इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, मान इसकी गहरे सियाह नैन कटोरों से एक मोती टूट कर सुर्ख आरिस पर गिरा था। अदियान ने एक झटके से उसे पीछे फेंका था। वो हज़न व मलाल की कैफियत में खड़ी लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुई थी। उसकी गिरफ्त की बदौलत सफ़ेद पट्टी पर सुर्ख रंग फिर से नुमाया हो चुका था। अदियान, वो मुझे लूज़ थी तो मैंने माज़ा को दी थी। मैं आपकी बात टालने का तो सोच भी नहीं सकती। आप कैसे कह सकते हैं ये? वो अपनी अन्ना को एक बार फिर पैरों तले रोनती इसका बाजू थाम गई, साथ ही अपनी सफाई में बोलना चाहा। अदियान ने एक ठंडी निगाह इस पर डाली। बिखरे बाल, रोई रोई आंखें, इसकी हालत भी अलग नहीं थी, लेकिन अदियान शाह को फिल वक्त इससे किसी किस्म की भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने इसकी बात टालने की हिम्मत की थी। लेकिन तुम ये काम सर अंजाम दे चुकी हो लीजे, इसलिए बगैर कोई लम्हा ज़ाय किए मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खोते ही कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊँ। इस वक्त मुझे तुम नाकाबिले बर्दाश्त लग रही हो। इसके इस कदर सफाकी से हुक्म सुनाने पर लीजे की आवाज़ हलक में ही दब गई। दिल में बुरी तरह ठेस पहुंची। इसे सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ मकबून निगाहों से उसकी सिम देखा, जो अब खून आशाम निगाहों से उसे ही घूरते जैसे अपने अंदर का गुब्बार जहर की सूरत में इसमें उंडेल रहा था। लीजे का दिल धक से रह गया। अदियान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो वीरान निगाहों से उसकी जानिब देखते सरसराते लहजे में बोली। उसे फिजा एकदम बोझल सी महसूस हुई थी। वो बेयकीनी की कैफियत में यकटक बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जो इसे यहाँ से जाने का अंधिया दे रहा था। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर लीजे सैम खान। उसकी धाड़ पर वो उछल कर दीवार से लगी, बाकायदा लजर गई थी। इसके इस कदर खदरे लहजे में बोलने पर लीजे की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई थी। तो क्या इतनी छोटी सी कोताही पर वो इससे इसकी ज़ात का हवाला भी छीन रहा था? इस सब में इसे अपना कसूर कहीं तलाश करने से भी नहीं मिल रहा था। जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, हर बार मैं एक नई अज़ियत से दो चार हुआ हूँ। कहीं ढूंढने पर भी कोई खुशी का लम्हा मसीर नहीं आया। पहले वो छीन गई जिसे मैंने चाहा था, इसकी वजह से भी तुम थी। फिर मेरी जान से प्यारी बहन मुझसे दूर हो गई, और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं तुम ही हो। ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। जब जब मेरे सामने आती हो तब तब मुझे अपनी अज़ियतें नए सिरे से ताज़ा होती महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ज़ख्म को कुरेद रहा हो। वो एक कटीली निगाह इस पर डालते नफरत भरे लहजे में फनकारा। इसके लफ्ज़ों के तासीर से लीजे के चेहरे का रंग सरद से बदला। इसके अल्फाज इसके बारूद की निस्बत थे, जो इसकी रूह तक को झुलसा गए थे। आंसू रो रो कर बाकायदा खुश्क हो चुके थे। वो शशदर सी इसके बेरहम इंसान को तक रही थी, जिसके सामने वो बार बार झुकी थी, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, और वही शख्स इसके दिल के बंद होने का सबब बन रहा था। इसे अपने दिल पर हाथ रखते इसमें उठती ठीसों पर काबू पाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि इसकी हालत अदियान पर ज़रा सी भी आया हो। मोहब्बत का जो बुत छनाक से टूटते इसकी करचियाँ, इसके ज़र्रे ज़र्रे इसके दिल में पेवस्त हुए थे, उसे लहू लहान कर गए थे। वही वो अंदर से बिल्कुल मर गई थी। ध्यान एक बार फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसने उसे शिद्दत से पुकारा। वो जानती थी इस वक्त इसकी हवा सलब है। वो माज़ा की गुमशुदगी पर टूटा बिखरा हुआ है। अपनी यूं बेकदरी पर रोना भी आ रहा था, लेकिन वो रोना ही तो नहीं चाहती थी। तभी अपनी शर्ट के आस्तीन से अपने गाल को रगड़ डाला। लीजे, इनफ इज़ इनफ। मान अपने अकब से आने वाली सख्त आवाज़ पर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसे अपना हलक तर करते जो ही गर्दन तिरछी की, राम इनसे कुछ ही कदम दूरी पर खड़ा खून आशाम निगाहों से उसे ही घुरा था। अदियान की इस कदर हित्तक आमेज लहजे पर राम का खून ही खौल उठा। लीजे ने आंसुओं से लबरेज निगाहें राम पर डालते दोबारा झुका ली। राम के सामने अपनी इस कदर तौहीन पर इसका चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। राम एक तलक मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते लंबे लंबे ढक भरता इस तक पहुंचा, और एक झटके से अदियान का बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में लेते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया, लेकिन इसके चेहरे पर किसी किस्म का अफसोस मौजूद नहीं था। वैसे अदियान, ये सब सुनकर मुझे खासा अफसोस हो रहा है। तुम पे नहीं, तुम तो शुरू से ही ऐसी तबीयत के मालिक हो, एक अन्ना परस और घमंडी इंसान, जिसे शुरू से ही अपनी इस ज़ात से मतलब रहा। अपने दुख तकलीफ़ के आगे सबके दुख तुम्हें रेत की ज़र्रे बराबर महसूस नहीं होते। यहाँ तक कि हमारी दोस्ती में भी बार बार ये बात आई है, जो मैं सिरे से कई बार फरामोश करता रहा हूँ। अफसोस मुझे अपनी ही ज़ात पर हो रहा है कि मैंने ये सब जानते बूझते उसे तुम्हारे साथ बांध दिया। अपनी जान से प्यारी बहन को जानते बूझते एक ऐसे शख्स के हाथ बांध दिया, जो एक निफसियाती इंसान है।
तुमने कभी ये सोचा है कि इन सब बातों का इसके दिल पर क्या असर पड़ेगा? कभी अपनी ज़ात से निकल कर किसी और के मुतालिक भी सोचना अदयान शाह। लेकिन एक बात तुम भी जहन नशीन कर लो, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, और ना ही मैं ऐसा मर्द हूँ जो इस कदर बकवास सुनने के बावजूद तुम्हारे कदमों में बिछा चला जाऊँगा कि मेरी बहन को अपना लो। एक गैरतमंद पठान हो, ये बात अच्छे से अजबर है कि अगले को इसकी औकात कब, कहाँ और कैसे दिखानी है। इसे कहर आलूद निगाहों से उसे घूरते तनफुर लहजे में उसे मुखातिब किया, लेकिन वो इसकी बातों पर बेनियाजी से कंधे झटक गया। मान उसकी आखिरी बात पर सताइशी अंदाज में इसकी सिम देखते, एक तमस्कर उड़ाती निगाह राइम पर डालते इसके अकब में खड़ी लीजे पर अचट्टी निगाह डाली। इन दोनों की आवाज़ें लम्हा ब लम्हा ऊँची होती देख बाकी घर वाले भी वहीं आ चुके थे और ताज्जुब और सदमे की मिली जुली कैफियत में इन दोनों पर नजरें टिकाए खड़े थे, जो एक दूसरे को खून आशाम निगाहों से घूर रहे थे। मान महरम की निगाह खामोश और साकित खड़ी लीजे पर पड़ी तो वो अजरा से अपना हाथ छुड़वाती इस तक पहुंची और इसे अपनी सीने से लगा लिया, लेकिन वो तो साकित से खड़ी हुनूस खामोश थी, जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। आंखों में जिंदगी की कोई रमक दमक नहीं दिखाई दे रही थी। इतना ही निफ्सियाती घमंडी और अन्नापरस इंसान हो तो ले जाओ अपनी बहन को यहाँ से, वैसे भी इसका गुजारा अब शायद यहाँ मुश्किल भी हो जाएगा। वो इसकी जानिब झुकते बर्फीले लहजे में फनकारा, आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख पड़ रही थी। उसकी संग दिली पर रायम ने एक अजियत से भरपूर निगाह इस पर डाली। लीजे ने बाकायदा सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए ये एक कठिन मराला महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म से कोई रूह खींच रहा हो। ले जा रहा हूँ इसे ही, मजीद इसका यहाँ रहने का कोई तक नहीं रहा। वैसे भी अपनी ज़ात का हवाला भी तुम इससे ही ले चुके हो। काश मैं इतना मजबूत होता, इसके मामले में ये फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचता। तुमने आज एक भाई को इसी की नज़रों में बुरी तरह ज़मीन पर पटका है। वह नम निगाहों से उसकी जानिब देखता दर्द भरे लहजे में गोया हुआ, आंखों से एक आंसू निकलता इसकी बियर्ड में जज्ब हुआ, और ये वो आंसू था जो इसके बच्चे के लिए इसकी आंख से बहा था। किस कदर बेबस था वो, चाह कर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। नहीं रायम, ऐसे नहीं है कहते। अफान ने आगे बढ़ते उनकी बात में मदाखलत करते मामले की नज़ाकत को संभालना चाहा, लेकिन इसका नफ़ी में सर हिलता देख वो जहाँ का तहाँ रह गया। इसके पथरीले तासरात देख कर इन सब को मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ। रायम इन सब से मिलते लीजे की सिमत मतवज्जा हुआ, जो सपाट निगाहों से उसे ही तक रही थी। रायम के हलक में गिल्टी उभर कर मादम हुई थी। मेरा बच्चा इस कदर कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप अपनी इज़्ज़त व आबरू पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। मुझे किसी भी हाल में ऐसे मजबूत देखना है। वह इसे अपने सीने में भीजते उसके सर पर लपक गया। लीजे के दिल के दर्द हद से सवा होते इसके वजूद में सरसरायत करता जा रहा था। जब से चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, इससे अपना लजरता हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखते बेसाख्ता मसला था, लेकिन वो तो जैसे एक जहर बनकर इसके सीने में फैलता ही जा रहा था। माँ ना जाने क्या सोचकर वो रायम का हिसार तोड़ते अध्ययन के मुकाबिल आई थी और एक वीरान निगाह इसके चेहरे पर डाली थी। शायद वो तलाश करना चाह रही थी इस अध्ययन को जो इससे मोहब्बत से पेश आता था, इसकी कहर करता था। चाहे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन एक चाहत तो थी, तो अलीज़े की हिम्मत बांधते रखती थी। आपको आपकी फ़तेह मुबारक हो अदयान शाह, जश्न ज़रूर मनाइएगा। आपको आपकी अन्ना भी मुबारक हो। आज लीजे खाक का वो ढेर हो गई है जिसे अब कोई भी पैरों तले भी रोन देगा ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं कि मैंने आपको नए सिरे से अजियतों से दो चार कराया है, इसका जवाब आप खुद से तलाश करेंगे अब से, क्योंकि मैं अपनी सफाई में मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगी। आपने अपनी ज़ात का गुरूर छीना मुझसे, आज मुझे बाकायदा इस चीज़ से सुकून हासिल हुआ है। इस गुज़रे हफ्ते में आपके साथ रहकर इतना तो अंदाज़ा मुझे हो चुका था कि मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं हासिल कर सकती जो बाकियों को हासिल है, लेकिन फिर भी अपने तौर पर कोशिश जारी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत को यूँ सरेआम कोई इश्तिहार बनाकर टांग देगा। आते जाते सब लोग यूँ मुझे ताक कर निशाना बनाकर मेरे वजूद पर छलनी करेंगे। इसे रोते रोते अपने बोलते अपना सीना बाकायदा मसता था और अपनी चीखों और आहों का गला घोटते बे आवाज़ रोते हुए बोल रही थी। रायम का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का, जबकि अदयान तो वो जैसे इसकी बातें सुनकर भी नज़रअंदाज कर रहा था। वो अपनी जेबों में हाथ डालते सर तासिरात समेत निगाहों का जाविया बदल गया था। जा रही अदयान में अब कभी नहीं लौटूंगी। वो लीजे जो आपसे मोहब्बत करती थी, वो आपको अजियत कैसे दे सकती है? वो कैसे आपकी बात टालकर आपकी ज़ात को फरामोश कर सकती है? लेकिन अब यहाँ से जाते ही वो लीजे मर जाएगी। हमेशा के लिए इसका वजूद हवा के सुपुर्द हो जाएगा। आप पूरी ज़िंदगी अपनी अन्ना के ज़म में रहिएगा। इस लीजे को अपने आप से ज़्यादा आपका ख्याल रहा है।
जिस मोहब्बत के बुत को आपने पाश पाश करके करचियों में तब्दील किया है ना, इनकी करचियों को मैं अब समेट कर एक बंद डिब्बे में कैद कर दूंगी हमेशा के लिए, ताकि इनका नाम और निशान भी इस सफ़े हस्ती से मिट जाए। कभी इन भूरी आंखों में अपना अक्स वाज़े देखना चाहती थी मैं, लेकिन आपने तो मेरी ही आंखों से अपना अक्स नोच डाला। वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती, जैसे आखिरी बार इस पर अपना पैगाम पहुंचा रही थी। लबों की तराश पर एक मुस्कुराहट ने आता किया, और यही मुस्कुराहट अदयान को बेतहाशा खटकी थी। अदयान के साथ साथ बाकी सब भी इसी को तक रहे थे, जो अपने दर्द की परवाह किए बगैर लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। मान उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। अदयान ने बेसाख्ता उसे थामना चाहा, लेकिन वो हाथ के इशारे से ही उसे टोक गई और पास लगे पिल्लर को थामा। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। पहले लीजे थकी थी इस सफ़र के आगाज़ में, फिर लीजे टूटी लम्हा बर लम्हा आपके साथ तय करते, और इस सफ़र के अहतमाम पर अब लीजे बाकायदा ख़त्म। आखिरी अल्फाज बोलते इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। दिल का दर्द जब से बाहर होते ही शिद्दत इख्तियार कर गया। इसने एक मुस्कुराती नम निगाह ध्यान पर डाली। फिज़ा में सुकूत सा छा गया। अब लीजे ख़त्म हो गई, और ये आखिरी कारदार अल्फाज थे जो इसकी ज़बान से अदा हुए थे। साथ ही इसकी गिरफ्त पिल्लर पर ढीली पड़ी थी। इसका हाथ पिल्लर से छूटता चला गया, और वो दिल पर हाथ रखते झुकती चली गई थी। रैम जो इसकी इस कदर गहरी बातें सुन रहा था, इसे यूँ गिरने पर हवास बकता होते उस तक पहुंचा, और इसका सर अपने घुटने पर रखते इसका गाल थपथपाया। इस कदर अचानक हुई आफताब पर बाकी घर वालों पर भी कयामत टूट पड़ी थी। वो सब चीखते हुए इसके सिमत बढ़े, जबकि अदयान बिना पल के झपकाए इसके फक चेहरे को देख रहा था। वो घर जो कुछ देर कबल खुशियों का गहरुआ था, वह अब मातम खुदा ज़्यादा महसूस हो रहा था। एक कयामत थी जो इन सब पर टूटी थी। लीजे ने आंखें बंद करते हुए भी आखिर में भी उसका चेहरा ही अपनी आंखों में बसाया था, और वही उसकी दराज पल के इसकी आंखों में साया फगन होती बरसों अंधेरा कर गई। इसका बाजू दिल के मुकाम से हटता नीचे की जानिब लुढ़क गया था। जी चाहता है तेरा हाथ पकड़ूं, पास बुलाऊं, अपनी वफा का यकीन दिलाऊं, और आंसू निकल आए, फिर तुम्हें यकीन आ जाए और मेरी जान निकल जाए। रैम का इसके चेहरे पर हरकत करता हाथ बेसाख्ता थमा। इसे बेयकीनी की कैफियत में इसका ठंडा पड़ता वजूद देखा। इसे एक लम्हे के लिए तो हवास मुख्तल होते महसूस हुए। बगैर किसी लम्हे के ताकीर किए इसने इसके वजूद को बाजों में भरा था। इससे पहले कि वो बाहर की जानिब बढ़ता, कुछ याद आने पर वो वापस अजलान शाह की जानिब आया था। उन्होंने बेसाख्ता इससे निगाहें चुराई थी। वो तो पहले ही अपनी बेटी की अचानक गुमशुदगी पर ढह से गए थे। रैम ने अफसोस से उनकी सिमत देखा। आई एम सॉरी पप्पा, लेकिन अपने इस नाम व निहात बेटे से कह दीजिएगा जितना जल्दी मुमकिन हो सके तलाक के कागजात तैयार करवाएं। मैं मज़ीद अपनी बहन को इस जंदान में तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसकी बात पर अदयान की कशीदा पेशानी पर सलवटी नुमादार हुई। आंखों में अश्तान उमट आया। इसने एक सर्द व सपाट निगाह राइम पर डाली। बाकी सबको ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा उंडेल दिया हो। रैम, लीजे मेरी माज़ा कहाँ है? महरम ने रिंधे लहजे में बोलते लीजे के सर पर हौले से लब मिस किए थे। वो खानदान भर की सबसे नाजुक और लाडली बेटी थी, और इसी के साथ ये सब वो भी इन्हीं की बेटी की बदौलत। इनका ज़मीर इन्हें कचूके लगा रहा था। राम इन्हें आंखों ही आंखों में तसल्ली देता अपने कदम इसी दहलीज से पार कर गया। इसके जाते ही महरम ने एक शिकवा किना निगाह इस पर डाली थी। मैं नहीं जानती कि मेरी औलाद किस कदर कम ज़र्फ है कि वो किसी और इंसान का बदला लेने की खातिर एक नाजुक जान को मुश्किल में डालेगी। आज तुमने लीजे को मारने के साथ साथ अपनी माँ को भी मार दिया है अदयान। बस एक काम कर दो, मेरी बच्ची कहीं से पिला दो, वरना लीजे और माज़ा का दुख कहीं मेरी ही जान ना ले ली। महरम की बात ने जैसे इसकी समातों पर बम फोड़ा था। इसे तड़प कर उन्हें थामना चाहा, लेकिन वो इससे पहले ही सिसकते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। अजान शाह अफान को अपनी तलकीद में आने का इशारा करते बाहर की जानिब बढ़ गए। अजरा ने भी अंदर जाना ही बेहतर समझा। अना भी पहले ही फारिया के पास मौजूद थी। डैम इट, इन सब के मंजर से हटते ही इसने सख्ती से लब आपस में पेवस करते दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मान अपने असाब पर सुकून करते वो कंधा झटकता अपनी चौड़ी कलाई पर मौजूद घड़ी की सिमत मतवज्जा हुआ जो 10 बजा रही थी। मोहसिन से मुलाकात का सोचते वो भी गाड़ी में बैठते उसके ऑफिस की सिमत बढ़ गया। वह हाथ पर हाथ धरे किसी सूरत नहीं बैठ सकता था। इस वक्त गुस्से में वो जो कुछ भी लीजे को बोल बैठा था, बाद में उसे मनाने का सोचते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया। लेकिन उसके नज़दीक ये जिस कदर आसान था, क्या ये सच में उतना सहिल था? सर में दर्द की एक लहर उठी थी। जिसने भी ये हरकत करने की कोशिश की है ना, इसने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। ज़िंदगी ना अजरन कर दी इसकी। मैंने तो मेरा नाम भी अदयान शाह नहीं। वह स्ट्रिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इस वक्त शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था। अमाइज़ा की फ़िक्र रह रह कर सता रही थी। ना जाने वो कैसी होगी। मान इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। चेहरे का रंग सरद से फीका पड़ गया। दफ्तन इसकी समातों में लीजे की लजरती हुई आवाज़ गूंजी। वो पूरे कद से ढह गया। ध्यान वो माज़ा के पास,
वो इसके ऑफिस के करीब पहुंचते झटके से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा गया। काश वो अपने हवास पर सुकून करते, एक बार उसकी बात सुन लेता तो आज बात यहाँ तक कतई न पहुँचती। लेकिन जल्द ही इसकी तासीरात बर्फीले हो चुके थे, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को हवासों पर ज़्यादा सवार नहीं करता था, या शायद वो बेहिस था। वो लीजे से बाद में मुलाकात का सोचता, गाड़ी पार्क करता, तकरीबन भागने वाले अंदाज में अंदर की सिमत बढ़ा जहाँ मोहसिन इसका महू इंतज़ार था। ये एक बंद कोठरी नुमा बोसीदा सा कमरा था जहाँ हर सू तारीकी ने बसेरा किया हुआ था। खिड़कियां दरवाजे बंद होने की बदौलत रोशनी का अंदर आना नागरीज था। कमरे की दीवार पर एक पीला बल्ब लगा हुआ था जो 1 मिनट के लिए चलने का काम सर अंजाम देता और फिर बंद हो जाता, जिसके कमरे का मंजर मजीद हौलनाक हो जाता। एक जानिब मेज और चंद कुर्सियां उसके इर्द गिर्द रखी हुई थी। कुर्सियों पर 2 दराज कद आदमी बैठे ताश खेलने का काम सर अंजाम दे रहे थे। साथ साथ मुंह में दबाए हुए सिगरेट से कमरे में अजीब सी बदबू ने आहता किया हुआ था। वक्फन उनकी निगाह कमरे के ऐन वसत में रखी कुर्सी की जानिब उठती, जहाँ एक नुस्वानी वजूद रस्सियों में दुनिया व माफिया से बेगाना था। वो दोनों एक दूसरे को देखते शातिराना मुस्कुराए, चेहरे पर सजाए गए जैसे इनका काम अब मुकम्मल हो गया हो। दफ्तर मोबाइल से आने वाली आवाज़ पर वो दोनों गोया होश की दुनिया में वापस आए, लेकिन मोबाइल पर आने वाली कॉल की शख्सियत का नाम देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हड़बड़ी में ताश के पत्ते उठाते एक बोसीदा अलमारी के कोने में छुपाने वाले अंदाज में रखे और एक दूसरे को देखकर सुकून का सांस खारिज किया और डरते फ़ोन कान से लगाया। जी बॉस, एक आदमी की सरसराती हुई आवाज़ गूंजी जैसे अभी बेदम होकर फर्श पर गिर जाएगा। दूसरा आदमी की निगाहें उसकी कुर्सी पर बंधे हुए वजूद के आर पार हो रही थी। उसके साथी की टहुका मारने पर वो दर्द की शिद्दत से करा गया और कुर्सी पर से नजरें हटाए खून आशाम निगाहों से उसे घुरा। बॉस पहुंच गए हैं, तुम जल्दी से इससे कुर्सी को इस अलमारी में रख के कपड़े से साफ करो, इससे पहले कि इनका गुस्सा हम पर निकल जाए। और वैसे भी आज तो खुशी का दिन है, जश्न मनाने का। हम जब बॉस हमारे काम से खुश होकर हमें मुआवजा देंगे। वो आंखों में एक अजीब सी चमक लिए बोला तो मुकाबिल भी मकरू कहका लगा कर हंस दिया। मां ने इनकी निगाह कुर्सी की जानिब उठी जहाँ बैठा वजूद दर्द की शिद्दत से अपना सर पकड़कर करा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते खबासत से मुस्कुरा दिए। कमरे के दरवाजे पर खटके की आवाज़ पर इस शख्स ने कपड़ों से अपना हाथ साफ करते दरवाज़ा खोला तो चर की आवाज़ से दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे खुलते ही चौधरी करफूर से चलता सरद से अंदर दाखिल हुआ और दांत देती निगाहों से उस शख्स की जानिब देखा। उसकी भूरी कांच सी आंखें कुर्सी पर बैठे वजूद को देखते चमक उठी, जिसका रुख दूसरी जानिब था। इस बदौलत वो इसका चेहरा नहीं देख सका था। चेहरे पर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट रखसा थी। वो अपने चेहरे से मास्क हटाता मजबूत कदम उठाता इस कुर्सी के ऐन पुष्ट पर जा खड़ा हुआ। बॉस, हमने आज आखिरकार ये काम मुकम्मल कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप इस काम का मुआवजा हमें अच्छे से अच्छा देंगे। एक आदमी दांत नकूस कर बोलते मेज़ के पास रखी एक कुर्सी उठा लाया और चौधरी को बैठने का इशारा किया और वो पूरी शान से एक टांग दूसरी टांग पर रखे इस पर बर्चमान हो गया और साथ ही सिगार सिलगा गया। उसने एक शख्स को कुर्सी घुमाने का हुक्म दिया जिसमें मुसलसल हलचल हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो नुस्वानी वजूद होश में आ रहा था। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जैसे ही कुर्सी का रुख इसकी जानिब मोड़ा, उसके चेहरे से मुस्कुराहट लम्हे भर में गायब हुई, जबकि आंखों से शोले निकलने लगे। इसे गैस के आलम में कुर्सी से उठते ही वही कुर्सी ज़मीन पर उलट दी तो वहाँ मौजूद दोनों आदमी उसके गुस्से के खौफ से थर थर काँपने लगे। ये किसे उठा लाए हो जाहिल आदमियों, एक काम ढंग से नहीं होता। मुझे भी ये बात अच्छे से असबर है कि मेरा कोई काम आज तक तुमने ढंग से नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार एक आखिरी मौके के तौर पर तुम दोनों को वार्निंग देता आया हूँ। चौधरी तन निगाहों से उन्हें घूरते चंगाड़ा और सर के बाल मुट्ठी में जकड़ते पूरे कमरे में चक्कर काटने लगा। गुस्से से बुरा हाल था। आज उसे लगा था वो इस काम में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी मात खा गया। बेबसी के आलम में उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर इस लड़की की कुर्सी पर मारा। कुर्सी पर बैठी माइजा जो हल्के हल्के होश की दुनिया में लौट रही थी, अपने सामने इन अजनबी चेहरों को देखते उसकी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई। बाबा मम्मा, वो कांपते लहजे में बोली। पूरा वजूद दर्द से दोहरा हो रहा था। वो तो यूं नहीं गई थी, लीजिया नाभी भी तो इसके साथ थी, तो यहाँ कैसे? यही सब सोचते वो खौफ से आंखें मीचते अजलान महरम को पुकारने लगी। मां ने इसकी पुकार पर वो तीनों चौंक कर इसकी जानिब मतवज्जा हुए। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे थर थर काँप रही थी। लीजिया की जगह उसे देखते कुछ सोचते उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ। वो गर्दन पीछे को गिराए मकरू कहका लगा कर हंस दिया। कोई बात नहीं, अलीज़िया दियान शाह ना सही, ये भी इसी खानदान का चश्म चिराग है।
ना यही सही, जल्दी से इंतजामात करो, तुम दोनों सारा सामान समेटना शुरू कर दो। जेम्स कल रात तक यहाँ पहुँच जाएगा, फिर उसे इसके हाथों में देखकर हम लोग यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे। मज़ीद वक्त नहीं है हमारे पास। वो इजलत में कहता इस वजूद की जानिब झुका जो इसकी बात पर सख्ती की कैफियत में इसकी जानिब देख रही थी। चेहरा लट्ठे की मानींद सफ़ेद हो रहा था। वो तो इसकी यहाँ मौजूदगी यहाँ सोच भी नहीं सकती थी। इसकी हालत पर चौधरी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहका लगा उठा और अपनी सुर्ख होती आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। मुझे यहाँ देख अफसोस तो बहुत हो रहा होगा। बहुत जल्द ये सब खेल ख़त्म है बेबी गर्ल, फिर तुम होगी और वो जेम्स, या वो तुम्हें किसी और के हवाले भी कर सकता है। इसके बाद तुम्हारा इस मुल्क से कोई राब्ता नहीं रहेगा। अब तो अच्छी खासी रात भी हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें तलाश करते करते थक हार कर बैठ चुके होंगे। वो मसनूई अफसोस करने वाले अंदाज में बोला, जबकि लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। वो इसकी जानिब देखते सहमते हुए नफ़ी में सर हिला गए। नहीं, मुझे जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? प्लीज़, मेरा क्या कसूर, इतना तो बताओ मुझे। घटिया इंसान, ऐसे मत करो मेरे साथ। मेरे घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो आंखों में आंसू लिए उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ गई। बाजू बंदे होने की बदौलत इस सब में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन इसे अपनी इज्जत बचाने की बदौलत ये करना था। लेकिन मुकाबिल के पत्थर दिल पर इसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो इसकी बेबसी से लुत्फ उठा रहा था। तभी इसके सुर्ख होते गाल को अपनी दो उंगलियों से छुआ। अमाइज़ा इसका गलीस लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते तड़प कर पीछे हुई। इसकी मज़ीद बकवास सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़्यादा बकबक करे तो वही काम करना जो करके यहाँ से उसे उठा कर लाए हो। मुझे बुला लेना। ऐसी लड़कियों को कैसे काबू करना है अच्छे से असबर है मुझे। इसे लेकर अड्डे पर पहुँचो, बाकी सब से भी इसकी मुलाकात करवा दी जाए। वो तनबी लहजे में इन्हें बावर करवाता इस सुनहरी बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते सीटी बजाता वहाँ से निकलता चला गया। अमाइज़ा चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे सीने में ही दफन हो गए थे। दिल था जैसे मुर्दा हो चुका था। वो खाली खाली निगाहों से इन दोनों आदमियों को तक रही थी जो रुमाल पर कुछ लगा रहे थे, लेकिन ये सब फिलहाल इसकी समझ से बाहर था। वो इन पर से नजरें हटाते अपने बाजू पर नजरें टिका गई, जहाँ रस्सियां बंधे होने की बदौलत खरांचे पड़ गई थी जिनसे खून भी रस रहा था। जलन का एहसास इतना शदीद था कि वो अपनी आंखों को मीचते अपनी जान से प्यारे डैड और भाई का अजलान शाह और अदयान को याद करके रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन ये सुनकर कि वो किसी गलत फहमी की बिना पर अलीज़े को लाने वाले थे, मगर इसे ले आए से ये एक गोना सुकून महसूस हुआ था। वो इसे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मान अपने मुंह पर क्लोरोफॉर्म से लदा रुमाल महसूस करते उसके अपने हाथों पाँव को हरकत देना चाहिए, लेकिन बेसुध। इसका एहसास इस कदर था कि इसके असाबों पर इसे लेकर दुनिया छोड़ दिया। इसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता बाएं जानिब ढुलक गई, जिसके साथ कमरे में चलता हल्का पीला बल्ब जो फिलहाल ऊपरी आफताब से चमक रहा था वो बुझ गया। शायद इस कमरे की तारीकी की तरह इसकी ज़िंदगी में तारीख होने का अंदेशा दे रही थी। राइमा, जो चौधरी की अफरा तफरी में यहाँ से निकलने पर अच्छा खासा परेशान हो चुकी थी, उसके चेहरे पर जीत की खुशी नुमाया थी। मतलब लकी ने वो सब काम कर लिया था जिसके लिए वो उसकी अच्छी खासी मन्नत समाजत कर चुकी थी। इसका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा था। उसने उसकी फरियाद की लाज भी रखी नहीं थी। वो सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी घुटनों में चेहरा छुपाए हिचकियों से रो दी। मान कमरे की खिड़की पर खटके की आवाज़ पर इसने ठिठक कर आंसू से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और खिड़की की जानिब देखा, जहाँ से लकी फुले सांस समेत अंदर छलांग मारते अब अपने हाथ झाड़ते उठ रहा था। अश्तार का एक तूफान था जो इसके वजूद में उमट आया था। वो तीखे भस्म करती निगाहों से उसे तकती, तन फन करती इस तक पहुंची और इसका गिरेबान थामते झटके से उसका रुख अपनी सिमत किया। लकी ने ठिठक कर इसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखा था। मुझे लगा था कि आज तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे। गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे आगे, ऐसा कोई काम मत करना लकी जिससे तुम तबाह व बर्बाद हो जाओ। लेकिन तुमने मेरी बात को सिरे से ही नज़रअंदाज कर दी और अपनी ही मनमानी की ना। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी लकी। वो उसकी शर्ट झंझोड़ती आहों सिसकियों के दरमियान तड़पते हुए बोली। उसे आज तक किसी और से ना सही, लेकिन लकी से दिली लगाव था। वो जानती थी कि वो कभी उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। वह ज़रूर इसकी बात मानेगा, लेकिन इसने भी जवाबन इसके मुंह पर कीचड़ मल दिया। लकी, जो सुकून पर सीने पर हाथ बांधे इसकी बात का मुलाहजा कर रहा था, आखिरी बात पर भौंचका कर रह गया। इसे बेसाख्ता उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया। तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया राइमा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो तेरा फ़ोन बंद होने के बाद बॉस को फ़ोन मिलाया था। लेकिन एक बार फिर ज़ोर और शोर से तेरी इस आयत की बारगश्त जहन में हो रही थी। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत करना शुरू कर दी थी। मैं चाहकर भी वो नहीं कर पाया। तभी बॉस को मैंने फ़ोन करके झूठ का सहारा लिया कि उनके साथ सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मैं चाहकर भी उन तक नहीं पहुँच पा रहा।
इसे अपनी बात के अख्ताम पर यकीन दिलाने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखा और उसका हाथ थामते चेहरे पर बहने वाले आंसुओं को साफ किया। वो तशक्कर से उसे देखते मुस्कुरा दी। मान इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो तड़प कर उसे अपना हाथ छुड़वा गई। नहीं तो वो इस चौधरी के पास किस लड़की की आमद हुई है? अगर ये तूने नहीं किया है तो फिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है? इसे खाली खाली निगाहों से लकी की सिम देखा। लकी की पेशानी पर भी हैरत से शिकने नमूदार हुई। वो दोनों हैरत से कंग खड़े गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये बात जानते ही नहीं थे इन्हें भी इस सब में मोहरा बनाया गया है। मान अपने अकब से आने वाले मकरू कहके की आवाज़ ने इन दोनों के फक चेहरे समेत एक दूसरे की जानिब देखा। इन दोनों की बाकायदा सांसें खुश्क हो चुकी थीं। तुम्हें क्या लगा रईस चौधरी तुम लोगों के भरोसे बैठेगा? इसकी तेज दहाड़ पर वो दोनों उछलकर दीवार से लगे थे और थर थर कांपने लगे। आंखें वहशत से लाल अंगारा हो रही थी। लबों पर शातिराना मुस्कुराहट रक्सा थी। रायमा को तो इसमें बाकायदा पहले वाली चौधरी की झलक दिखी थी, जो रोज़ इसको नए सिरे से जख्म दिया करता था। अगले दिन का सूरज सबके लिए नई उम्मीदें लेकर तुलू हुआ। हवा में हल्की हल्की खनकी छाई हुई थी। माजा की गुमशुदगी की खबर आग की तरह तेजी की तरह पूरे खानदान में फैल चुकी थी। सब लोग किसी परेशानी में शाहबला की जमा थे, माँ सिवाय साइम खान और राइम के। वो दोनों अस्पताल में लीजे के पास मौजूद थे। वो पिछली रात के बेहोश थी। बार बार इसे होश में लाने की कोशिश जारी थी, लेकिन वो तो जैसे जिंदगी से ही रूठ गई थी, जो खुद ही हिम्मत नहीं कर रही थी। रैम के मुताबिक इसका दिमाग फिलहाल सुन था, तभी वो कोई रद्द अमल नहीं जाहिर कर रही थी। इन दोनों की हालत बेहद ख़राब थी। रैम ने फिलहाल सिर्फ साइम खान को तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। वो नहीं चाहता था कि माजा के गुमशुदगी के साथ घर वालों को इस खबर से भी झटका मिले। लीजे बेसुध से आंखें बंद किए पड़ी थी। साइम खान मजरब अंदाज में पेशानी मसलते उसी के पास कुर्सी पर बरजुमान थे। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ थामते लबों से लगाया था, इस उम्मीद से कि वो भी जवाबन इनका हाथ थामते आंखों से लगाएगी, लेकिन वो तो हसरत ज़दा निगाहों से उसे देखते ही रह गए। लीजे उठ जाए बाबा की जान, एक बार बस उठ जाए, कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे बाबा आपको। साइम खान उसकी ठंडी पड़ती पेशानी पर लब रखते तकलीफ ज़्यादा लहजे में गोया हुए। उनके लहजे में टूटे कांच की करचियाँ थी। वो तो इनकी जान से प्यारी नाजुक औलाद थी, जो कोई बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ना जाने इस कदर बड़ी कब हो गई और इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो इसकी तकलीफ़ का मदावा करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले लीजे का होश में आना ज़रूरी था। डैड। मान रैम लीजे की फाइल हाथ में थामे बेध्यानी में कमरे में दाखिल हुआ और उन्हें पुकारा, लेकिन इन्हें लीजे के साथ मसरूफ रोता देख वो तड़प कर इनकी सिमत बढ़ा और इनके शाने पर बाजू फैलाए उन्हें तसल्ली दी। क्या हो गया डैड? मजबूत बने यार, हमारी लीजे बहुत बहादुर है, देखिएगा लड़ेगी वो इस बीमारी से भी, हिम्मत तो कभी भी नहीं हारती वो। इतना तो जान गया हूँ, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये, पता नहीं कहाँ से लाती है इतनी हिम्मत। वो मुश्किल अपने आंसू जब्त करता बोझल लहजे में गोया हुआ तो साइम खान ने गहरा सांस भरते खुद के असाब पर काबू पाया और इस्तिफामिया निगाहें रैम की सामने उठाई, जिसे आने का सबब जानना चाह रहे हो। इनकी निगाहों का मफहूम समझते रैम ने फाइल उनकी जानिब बढ़ाई और खुद लीजे की ड्रॉप देखने लगा, जो तकरीबन ख़त्म ही होने वाली थी। इसने एक अजियत भरपूर निगाह इस पर डाली। रात का सारा वाक़या एक बार फिर किसी फिल्म की मानी इसके जहन के दरचों में चलने लगा। अश्ताल की एक शदीद लहर उसके वजूद में कूदी थी। इतना तो इसने सोच लिया था कि लीजे को तो वो इस घर में कतई नहीं जाने देगा। वो अपने बच्चे को मजीद किसी जंदान में तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं शाहबला जा रहा हूँ, तुम चलोगे? माजा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, ना जाने महरम और अजलान की क्या हालत होगी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। साइम ने फाइल रैक में रखते अपना कोट और कीटोस्कोप उतारते संजीदगी से उससे मुखातिब किया। अगर चाह वो जानते कि इसका जवाब मनफी ही सुनने को मिला था, मगर ना जाने क्या सोचते उन्होंने पूछ लिया। उनकी बात पर लीजे के हाथ से किनवला निकालते रायम के हाथ करते वहीं साकित रह गए। चेहरे के गुस्सेलात तन गए। वो दांत पर दांत जमाए सपाट अंदाज में रुख मोड़ते साइम खान की सिमत मतवजा हुआ और गर्दन नफ़ी में हिलाते निगाहों का जाविया बदल गया। रैम, जो कुछ भी हुआ अभी हुआ है, उसे फ़िलहाल एक जानिब रख कर सोचो। हालात कुछ और भी हैं, घर की बेटी गायब है, ये कोई मामूली बात नहीं है बिल्कुल। साइम खान ने इसके सर तासरात देखते सख्ती से उसे जताया और तो वो सख्ती से लब आपस में बेबस कर गया। एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द कर दें उसने अपनी गैस पर काबू पाया। डैड, मैं फिर आ जाऊंगा, फिलहाल आप पहुंच जाएं। वैसे किसके साथ जा रहे हैं आप? मैं किसी से कहकर ड्रॉप करवा दूं आपको? अब आपके हाथ का दर्द कैसा है? इसने उनकी तबीयत के पेश नज़र चौंक कर उनसे इस्तफसार किया तो उसका शाना थपथपा दें नफ़ी में सर हिला गए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, अयान पिक करने आ रहा है, तुम बस यहाँ सब कुछ संभाल लेना।
लीजे को जो ही होश आएगा कर देना फ़ोन पे, ओके? न जाने माज़ा कहाँ होगी। जब से इस बच्ची का केस देखा है दिल को अजीब सा धड़का ही लगा रहता है। बस अल्लाह पाक सब बेटियों की हिफाजत फरमाए। वो थके थके अंदाज में बोलते लीजे के माथे पर बूसा देते इससे पहले बाहर की जानिब बढ़ते। अपने अकब से आने वाली रैम की आवाज़ पर वो ठिठक कर रुके और बेयकीनी से उसकी सिम देखा। माज़ा इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी डैड, क्योंकि इसका भाई उसे तलाश कर रहा है। वह शहर का चप्पा चप्पा भी छान मारेगा। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ ये बात। अब इस भाई की बात भी सुन ले। जिस दिन अदियान शाह की बहन उसके घर लौटी उसी दिन अदियान को लीजे को इस रिश्ते से निजात देनी होगी। वह खदरे लहजे में अपनी बात पर जोर देते धीमे लहजे में कराया। माथे की रगे बुरी तरह फुली हुई थी। बीची हुई मिठियाँ इसके ज़िब्त की गवाह दी। सैम खान माथे पर बल डाले अचंभे से उसकी जानिब देखा। रैम देखो, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है शादी कि जब जी चाह कर लिया और जब जी चाह इस बंधन को तोड़ दिया। उसे दोनों फरीक साथ मिलकर निभा सकते हैं। हम लीजे को कुछ देर अपने पास रख कर भी इसकी सज़ा तजवीज़ कर सकते हैं। अदियान से गुस्सा नाराज़ मैं भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है दिखाने का। बहुत मुश्किल वक्त है इन पर आया है और ऐसे में अपने ही अपनों के काम आते हैं। और वैसे भी तलाक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे नापसंदीदा फ़ाल है। सोने पे सुहागा हमारे पास वजह क्या है? कोई ठोस वजह है तुम्हारे पास? ऐसे गुनाह का सबब मत बनो, आइंदा ये लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़बान पर ना आए। रसूल अल्लाह ने हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह से फरमाया, ए माज़, रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं फरमाई जो गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा हो, और रोए ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं फरमाई जो इसके नज़दीक तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा हो। एक दूसरी हदीस में इरशाद गरामी है, बेशक अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा मबकूस तरीन चीज़ तलाक है। अबू दाऊद। चाहे ये जायज़ है, लेकिन हम नाजायज़ फ़ायदा हरगिज़ नहीं उठा सकते उसका। हमारा इस्लाम हमें ये सब नहीं सिखाता कि बिला वजह रिश्ते तोड़े जाएं, कतई ताल्लुकी की जाए। उम्मीद है तुम मेरी बातों का मतलब अच्छे से समझोगे। हमारे पास बहुत से और भी तरीके हैं जिससे हम अदियान पर यह बावर करवा सके कि लीजे अकेली नहीं है। खैर, मैं शाह वला के लिए निकलता हूँ, ख्याल रखना और मेरी बात पर नज़रसानी करना। वह उसके शाने पर थपकी देते मुश्किल से अपने खदरे लहजे पर काबू पाते एक नम निगाह लीजे पर डालते कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर की जानिब चल दिए। उनके जाते ही राय मजरब अंदाज में सर दोनों हाथों में थामते पास रखी कुर्सी पर ढह सा गया। उनकी बातें दिमाग में बुरी तरह गर्दिश कर रही थी। सैम खान ने अस्पताल का खारजी दरवाज़ा ऊपर करते ही अयान के साथ गाड़ी में जगह संभाली। अयान ने बातों में मसरूफ गाड़ी शाहवला की जानिब जन से बढ़ा दी। वहां पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अंदर का मंजर इनकी उम्मीद के बरखिलाफ था। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि मामला यूँ बिगड़ सकता है। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में फारिया तक पहुंचे, जो किसी के काबू नहीं आ रही थी। मुसलसल चीख व पुकार करने में मसरूफ थी। उन्होंने इस तरह का डरा सहमा इसे अस्पताल के पहले दिन देखा था। आज फिर एक बार उसकी हालत इन्हें ठिठका गई। ऐसा भी क्या हो गया था जो इसकी हालत संभलने पे ही नहीं आ रही थी? बाकी सब भी परेशानी से उन्हीं की सिमत मतवज्जा थे। सैम खान ने इस्तफामिया निगाह सबकी सिमत उठाई, जैसे पूछना चाह रहे हो कि क्या हुआ। हिजाब ने उन्हें एक नज़र देखते हलक तर किया। सैम भाई, वो मैंने बस उसे माज़ा की गुमशुदगी का बताया। मुझे अंदाज़ा नहीं था उसका नतीजा ऐसा भी हो सकता है। मेरे बताने पर फारिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इस वक्त से अब तक यही बोल रही है कि उसे बचा लूँ। हिजाब ने शर्मिंदगी से सर झुकाते पूरी तफसील सैम के गोश गुजार कर दी। तो सैम खान ने तासिफ से इसकी सिम देखा, जिसके 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद हरकतें बच्चों वाली ही थी। मान वो कंधे झटकते फारिया की सिमत मतवज्जा हुए। फारिया बच्चे, यहाँ देखिए, क्या हो गया? आपका दोस्त कहाँ है? अजरा बच्चे, फ़हीम कहाँ है? सैम ने इसका गाल थपथपाते इसके होश हवास बहाल करते अजरा को मुखातिब किया तो वह कंधे उचका गई। सैम ने माथे पर बल डाले इन सब की सिम देखा और एक तायराना निगाह पूरे हॉल में डाली, जहाँ किसी मर्द का नाम व निशान नहीं था। अंकल, आप बचा ले इन्हें, वो लोग बहुत बुरे हैं, गंदे लोग हैं वो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, पापा। वो एकदम इसका हसार तोड़ते बाहर की जानिब भागी। मान दरवाजे से अंदर आते अदियान से बुरी तरह टकराई। अगर वो बर वक्त इसे ना संभालता तो शायद वो ज़रूर ज़मीन बोस हो जाती। अदियान की पेशानी पर सलवटें नुमादार हुई। फारिया ने सहमी निगाहों से उसकी सिम देखा। उसके आते ही महरम भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंची और इसके अकब में निगाह दौड़ाई। महरम के मुस्कुराते लब फौरन से पहले समेट गए। इसे धुंधली निगाहों से अदियान की सिम देखा। अदियान माज़ा को नहीं लाए, कहाँ है वो? इसे तो लेकर आते हैं तुम। इसे बताओ, उसकी मम्मा इसे बहुत याद कर रही है। मैं मर जाऊंगी अदियान, तुम भी पूरी रात नहीं आए घर। अपनी माँ को किसी का ख्याल ही नहीं आता। शाह भी गायब है। वो इसके सीने में सर मारते सिसकियाँ लेते हुए बोली तो अदियान ने उन्हें अपने सीने में भींचते उनका सर सहलाया।
वो कल रात से मोहसिन के साथ ही मसरूफ था, लेकिन वो दोनों चाहकर भी कोई सुराग नहीं तलाश कर पाए। इसका दिल भी खून के आंसू रो रहा था। मान इसकी निगाह दूर खड़े साइम खान पर पड़ी, जो आयन से किसी बात में मसरूफ थे। इन्हें देखते ही उसे अपना लीजे के साथ कल वाला रवैया याद आया तो वो आंखें मीच गया। महरम को खुद से अलग करते इसने सोफे पर बिठाया और साइम से मिलने का सोचते इन तक पहुंचा, लेकिन वो इसके गले लगने से पहले ही सपाट अंदाज में रुख बदल चुके थे। अदिया ने शीश व पंच में मुब्तला होकर उनका रवैया देखा। मान राम की बातें याद करते वो सख्ती से दांत पर दांत जमा गया। मैं अगर यहाँ मौजूद हो तो इसका मतलब कतई ये अगजत मत करना कि मैं आपसे नाराज़ नहीं। मेरे जिगर के टुकड़े को तकलीफ देकर आपने मुझे भी तकलीफ से दो चार किया है अदियान। मैं यहाँ से फमाइज़ा की बदौलत यहाँ हूँ क्योंकि मेरे लिए पुराने रिश्ते ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अमाइज़ा के बारे में कुछ पता लगा? उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोकते सख्ती से अपनी बात से बावर करवाना ज़रूरी समझा। आंखें जब से सुर्ख पड़ रही थी। अदियान अपने बड़े हुए हाथ की मुट्ठी बनाते झटके से नीचे फेंक गया। मान इनके पूछने पर दोबारा इनकी सिमत मतवज्जा हुआ। एक लम्हे के लिए तो दिल किया कि लीजे के मुतालिक पूछ ले, लेकिन किस मुंह से? नहीं मामू, फिलहाल कुछ भी नहीं, कोशिश जारी है। दरअसल आप सबको मुझे कुछ बताना था। दरअसल लीजे को मैंने रिंग दी थी परसों, तफसील बाद में बताऊंगा क्यों दी थी, लेकिन इस रिंग में ट्रैगर है और कैमरा फिट था। वो रिंग लीजे ने ढीली होने के बदौलत माजा को दे दी थी बकौल लीजे, और इसने पहनी भी थी। अनाबी के मुताबिक तो फिर हमें कुछ शो क्यों नहीं हो रहा? हम ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे माजा को? मेरी समझ से बाहर है। कल रात से मैं इसी वजह से गायब था, मंजर से, क्योंकि इस पे काम कर रहा था, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। अदियान ने गला खनकारते इन सबको अपनी सिमत मतवज्जा किया तो सब ने इस्तफामिया निगाहें उसकी सिमत उठाई। अदियान ने अपनी दोनों आंखों को दबाते जैसे जलन को कम करना चाहा। जैसे जैसे वो बता रहा था सबके असाब तनीते हुए जा रहे थे, सबके खौफ के मारे बुरा हाल था। फारिया अब अनाबी के साथ लगी थर थर काँप रही थी। मेरी बच्ची। महरम से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो वो फूट फूट कर रो दी। साइम ने सरद से अपनी हिसार में लेते उसका सर हौले से अपनी लब रखते इसे परसुकून करना चाहा। भाई लीजे कैसी है अब? महरम की धीमी आवाज़ पर साइम चौंक कर उसकी सिमत मतवज्जा हुआ और फ़कत सर हिलाने पर इत्तफाक किया। मान बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो सब चौंक गए और मंजर निगाहें दरवाजे की जानिब लगा दी, जहाँ से अब अजलान अंदर दाखिल हारे अंदाज में दाखिल हो रहे थे। सैम बिगैर कोई वक्त ज़ाय के इनके पास पहुंचे, लेकिन इसके अकब में आते अफान शाह के साथ वजूद को देखते उनकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैली। अभी बाकी घर वालों की निगाह इन पर नहीं पड़ी थी। अजलान माजा। सैम ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो वो अपनी पेशानी मसलते नफ़ी में सर हिला गया। किस कदर बेबस महसूस हो रहा था वो। सैम ने तनहम भरी निगाहों से उसकी सिम देखा। इन दोनों के आगे से हटते ही अब सबकी निगाह अंदर आने वाले वजूद पर पड़ चुकी थी। सबका हाल भी सैम से मुख्तलिफ नहीं था। कोई और तो नहीं, अलबत्ता अजरा की आंखों की शनासाई की रमक से उभरी। दिमाग पर जोर डालते ही उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। इसे बेयकीनी से अफान शाह के साथ अंदर आते वजूद को देखा। हैदर अली। इसकी सरसराती हुई आवाज़ निकली तो सब ने ठिठक कर अजरा की जानिब देखा कि वो कैसे जानती है। अलबत्ता फारिया की आंखें इसकी सरगोशी पर फट से खुली। इसे झटके से अपना सर महरम की गोद से उठाते झटके से अपनी गर्दन मोड़ी, लेकिन दरवाजे पर असातसा वजूद को देखते इसका वजूद जलजलों की जद में था। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। दिल की धड़कन बाकायदा सुस्त पड़ चुकी थी। हाथ पैर ठड्डे पड़ चुके थे। इसने मुश्किल से अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फिरी और सहमी हिरनी की मानी निगाहों से सबकी सिम दिखा तो कोई उसकी जानी पतवजा नहीं था। इससे पहले कि वो डर के अंदर की जानी भागती, इसका हाथ किसी की सख्त गिरफ्त में था। खौफ से इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सबने परेशानी से उसकी जानिब देखा, जो दोनों हाथ कान पर रखे आंखें नीचे चिल्ला रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अंकल मुझे बचा ले प्लीज़, डॉक्टर अंकल। वो सैम की पुष्प पर पनाह लेती हकलाते लहजे में मन्नत समाजत करते हुए गोया हुई तो सैम ने उसे देखते पचकारने वाले अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। अफान ने जैसे ही हैदर और इनके बेटे को लाकर लॉन्ज में मौजूद सोफे पे बिठाया तो अजरा ने हैरत से इफ्तिसार किया। अजलान शाह अपने दोस्त की कॉल आने पर सबसे माजरत करके बाहर की सिम चल दिए, जबकि अफान ने वहीं सबके साथ ही जगह संभाली। हम पुलिस स्टेशन गए थे, वहीं मुलाकात हुई इनसे भी। पिछले 6 माह से बेटी लापता है उसकी, ये भी इसी मुतालिक पूछताछ के लिए आए थे। अफान ने तशवीश से तफसील इन सब की समातों में उतारी तो महरम को अपना दुख फिर से ताज़ा होता महसूस हुआ, जबकि फारिया के चेहरे के तासरात तन चुके थे। आंखों में मन आंसू जमा थे। एकदम वो अपनी तमाम हिम्मत बतवजा करते साइम की पुश्त से निकली और एक गहरा सांस भरते अपने हवासों पर काबू पाना चाहा। अजरा ने हैरत से उसके अचानक खामोश हो जाना महसूस किया। अलबत्ता इसके हाथों की लर्जिश किसी की निगाहों से मख्फी नहीं थी। कहीं इसी बेटी को तो तलाश नहीं कर रहे थे आप, जिसे आपने खुद ही बेच दिया था अपने ही इन्हीं हाथों से?
फारिया की पाटदार कपकपाती आवाज़ पर अफान के साथ बातों में मसरूफ़ हैदर अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी समातों में किसी ने जहर उंडेल दिया हो। पहले तो वो इसकी आवाज़ को अपना वहम समझकर सर झटक गए। मान सब के चेहरे के तासरात देखते उन्होंने धीमे से गर्दन तिरछी की तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे से पूरी विला की इमारत इन पर आ गिरी हो। हाँ, वो फारिया ही थी, इनकी जान से प्यारी बेटी। बाकी सब भी कभी हैदर को देख रहे थे तो कभी फारिया को। ना जाने अब कौन से राज थे पर्दा उठने वाला था। फारिया, उनकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। वो बेयकीनी की कैफियत में यकटक उसे देखे जा रहे थे, जिसकी आंखों में इन्हें नफरत के सिवा कोई जज्बा नहीं दिख रहा था। इनके दिल को बेसाख्ता धड़का सा लगा। नहीं हूँ मैं फारिया, मर गई फारिया। इन लोगों ने मार दिया मुझे आपके कहने पर पापा। वो हिचकियों से रोती अजियत भरपूर अंदाज में बोलती वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। सब घर वाले खामोश साकित निगाहों से इन दोनों को देख रहे थे। इनके तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि हैदर उसकी बात को सख्ती से झुठला दे। उसके करीब पहुंचा और ज़मीन पर बैठते उसे अपने सीने से लगाना चाहा, लेकिन वह पहले ही बदक कर पीछे हुई और तनबी अंदाज में उनकी जानिब देखा। नहीं प्लीज़, अब नहीं जाऊँगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इनके आगे हाथ सामने जोड़ती रोती कपकपाते लहजे में बोली तो इसकी हालत पर तड़पते दिल के साथ वो आंखें मीच गई। उनकी बेटी ऐसी तो नहीं थी, क्या हाल कर दिया था इन लोगों ने उसका। वो तो अपने बाप तक को गलत गर्दान कर रही थी। इनका दिल खून के आंसू रोने लगा। फारी मेरी जान, अपने पापा को यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों अपनी बेटी के साथ ऐसा करूँगा? आप तो मेरी ज़िंदगी हो ना, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हो? कोई भी बाप ऐसे कैसे कर सकता है? इधर आओ पापा के पास, उनकी तड़पते सिसकते दिल को सुकून दे दो। वो इसके सामने अपनी बाहें फैलाते आजिज़ाना अंदाज में गोया हुए। तो फारिया एक नज़र इनके फैले बाजुओं को देखती डरते डरते उनके बाजुओं में आ समाई। उन्होंने भी इसे अपने सीने में भींच लिया। बार बार इसके बालों पर लब रखते वो जैसे उसकी मौजूदगी का यकीन चाह रहे थे। बाकी सब भी नम निगाहों से इन दोनों का मिलाप देख रहे थे। हैदर उसे ज़मीन से उठाते अपनी हिसार में लेते ही सोफे पर बैठाया तो वो इनकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठी में भींच गई, जैसे उनके बिछड़ जाने का खौफ अभी भी हो। मुझे बताएं मेरा बच्चा, कौन लोग थे वो? हैदर ने उसके माथे पर बिखरे बाल समेटते धीमे से उससे मुखातिब किया तो वो किसी ट्रांस की कैफियत में उन्हें एक निगाह देखती दोबारा उनके सीने से लग गई। वो बहुत गंदे लोग थे, उन्होंने बहुत मारा मुझे, और अब माजा आपी को भी ले गए वो लोग। इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो, वो मार डालेंगे इन्हें भी। रायमा आपी ने कहा था सबको बचा लेना, सबको मार डालेगा वो रोते रोते जैसे अपने हवास खो रही थी। परिशे जल्दी से पानी का गिलास पकड़ते इसके लबों से लगा गई। वो अब गहरे गहरे सांस भरती शर्ट की आस्तीन से अपने गाल साफ से रगड़ रही थी। फारिया इधर देखो, आप वहाँ से भागी थी तो कौन सी जगह थी वो, कुछ याद है? अदयान ने उसको कुछ बेहतर होता देख तफ्तीशी अंदाज में पूछा तो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, वो मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि वो कोई जंगल था, बहुत खतरनाक जंगल। वहाँ भी इंसान नहीं बसते, हैवान बसते हैं। वह ये बताते फिपक फिपक कर रो दी। अदयान उसकी हालत के पेश नज़र उसका सर थपथपाते वहाँ से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो बाहर की सिमत बढ़ता अपने मोबाइल पर आने वाली अजलान शाह की कॉल पर वो चौंक कर कॉल उठाकर कान से लगा गया। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके कदम बाहर की जानिब बढ़े थे। कहा था ना चौधरी से धोखा नहीं चलेगा। वह बंदूक की नाल पर फूंक मारता दहशत से इन दोनों की जानिब देखता धाड़ा, जो अब दीवार के साथ लगे थर थर काँप रहे थे। चौधरी ने इस तहाजिया मुस्कुराहट समेत उसकी जानिब देखा। ए लकी, इधर आ। इसे पूरी शान से सोफे पर बर्जुमान होते सोफे की पुष्ट पर बाजू फैलाते इसे अपने नज़दीक आने का इशारा किया। लकी ने उसकी बात पर हलक तर्क करते रायमा की सिम देखा, जो आंखों ही आंखों में से पास जाने की इशारे कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि अब आर या पार का फैसला होकर ही रहेगा। वह बिल्कुल भी नहीं डरेगी और ना सहमेगी, क्योंकि अब इसके हक के लिए आवाज़ उठानी थी। चौधरी की निगाहों ने उसकी दोनों की हरकत मख्फी ना रही। इसे टांग पर टांग चढ़ाते जरीक निगाहों से इनके तासरात का जायजा लिया। लकी अपने असाब मजबूत करता इस तक पहुंचा तो चौधरी झटके से उसका गिरेबान जकड़ते अपने कदमों में गिराते उसकी कमर पर लात रख दी। इस अचानक हुई आफ्ताब पर लकी करहा कर रह गया, जबकि रायमा की चीख बेसाख्ता थी। चौधरी इनकी आंखों में खौफ की तहरीर देखता मकरू कहका लगा उठा। ए रायमा, मार तो क्या उसे? उसने भवे उचकारती दीवार के साथ लगी रायमा को मुखातिब किया तो वो तनफ्फुर से उसे देखती निगाहों का जाविया बदल गई। चौधरी ने तन निगाहों से उसकी एक हरकत का मुलाहजा किया और साइड टेबल से छुरी उठाए अचानक ही उसकी सिमत फेंकी थी, जो उसके साथ ही लगे पर्दे में लटक गई। रायमा का सांस सीने में ही अटक गया। तुम दोनों को क्या लगता है इतनी आसान मौत देगा चौधरी तुम्हें? तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि मुझे इस सब के बारे में कैसे इल्म है, लेकिन तुम शायद ये भूल चुके थे कि तुम्हारे मुकाबिल कौन है। मेरे आगे तुम लोग मेरी जूती के खाक बराबर नहीं हो। चले थे मेरे से होशियारी दिखाने। चलो एक शुरू से सुनाता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि इस लड़की को भगाने के पीछे किसका हाथ है?
ये तेरी भूल है राइमा कि मैं नहीं जानता इस अड्डे के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगवाए गए हैं। एक एक सेकंड की खबर होती है मेरे पास। तूने भगाया था ना उसे। एकदम वो लकी की कमर पर एक बार फिर से लात रसीद करता लंबे लंबे ढकभरता राइमा तक पहुंचा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते फनकारा तो वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीच गई। अलबत्ता कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोलने की जहमत नहीं की। चौधरी ने एक झटके से उसे मुंह के बल जमीन पर फेंका। सब मालूम था मुझे, छुप छुप कर जो तूने मेरी एक एक बात सुनी। हैरत हो रही है तुझ पर, साथ अफसोस भी। तूने मुझे दूध पीता बच्चा समझ लिया था क्या? लकी और तेरी इश्क माशूकिया भी मेरी निगाहों से मख्फी नहीं थी। और शायद तुम दोनों को ये बात अजबर ही नहीं है कि ऐसी जगहों पर ये सब नहीं लड़ाया जाता। इसकी सिर्फ एक ही सज़ा होती है, मौत, बद से बदतर मौत। जान गया था मैं कि रायता फैलेगा, यहाँ रायमा लिखा हुआ है, रायता फैलेगा। और देखो रायमा की कॉल सुनते ही मुझे अंदाज़ा हो गया। तभी अपने ख़ास मुलाजिम को मैंने लकी के ताकुब में भेजा। इस लकी ने भी मेरे से फ्रॉड कर दिया। चौधरी की इस चेहरे पर पाँव रखता हुआ कहर आलू निगाहों से उसे देखते धाड़ा। रायमा ने उसके चेहरे पर जगह जगह खून देखते तकलीफ से आंखें मींच ली। अरे अरे डरो नहीं बेबी, ऐसे थोड़ी मौत दूंगा। तुम दोनों को बीच चौराहे में लटका कर ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि कोई भी इंसान अगली बार चौधरी के साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। वो बंदूक की नाल उसके चेहरे पर रखता खबाजत से कहका लगा कर हंस दिया। अल्लाह के कहर से डर चौधरी, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तू तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अब तू हमें मार भी दे तो दुख नहीं होगा, ना कोई तकलीफ होगी, लेकिन तेरी मौत मैं लिख कर दे सकती हूँ कि बहुत इबरतनाक होगी। लोग इबरत हासिल करेंगे। हाकिम बन बैठे हो, खुदा को खुदा तसव्वुर कर लेते हो, लेकिन जिसने अल्लाह ने अपना निज़ाम चलाया ना, तेरा कुछ नहीं बचेगा। चौधरी दुआ करूंगी तेरे लिए कि तेरे मुंतखब करदा मौत बहुत बुरी हो, रोंगटे खड़े हो जाए, लोग थर थर काँप। तू इंसानियत के नाम पर एक सियाह धब्बा है। रायमा की मनमानियों से तंग आकर अपनी तमाम हिम्मत मत मजा करते खून आशाम निगाहों से उसे घुरती वहशत से चिल्लाई। तो चौधरी ने गर्दन तिरछी करते उसकी जानिब देखा और इसके बाल मुट्ठी में जकड़ते झटका दिया और धाड़ से अपने खास साथियों को आवाज़ दी। इसकी धाड़ का ये असर था कि वो कुछ ही लम्हों में उसके पास थे। इन दोनों को इसी तय खाने में ले जाओ जहाँ बाकी लड़कियां हैं। इस लड़की को भी वहीं छोड़ देना, इसे कोई चालाकी तो नहीं दिखाई। उसे रायमा को एक शख्स की जानिब धक्का देते सर्द अंदाज में इस्तफसार किया तो वो सपाट चेहरे समेत नफ़ी में गर्दन हिला गया। जेम्स की कुछ खबर कब तक आ रहा है? इसने फ़ोन लगा कान से लगाते कुछ चौंक कर उसे मुखातिब किया तो रायमा की तमाम हिस्सात एकदम बेतार सी हो गई। मतलब वो लम्हा आ गया था आखिरकार, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी, यह तो तय था। सर फिलहाल तो नहीं, हमने पूछा था, लेकिन इनका कहना था कि वो चौधरी से राब्ते में है। उन्होंने अपनी बात के एहतमाम पर चौधरी की जानिब देखा तो वो पड़सोच निगाहों से उसे देखते सर हिला गया। उसका जवाब मिलते ही वो दोनों को घसीटते तय खाने की सिमत चल दिए। रायमा ने लकी को आंखों के इशारे से किसी भी किस्म की कोताही करने से रोका। लकी इसका इशारा समझते इस बात में सर हिला गया। तय खाने के करीब पहुंचते ही इन दोनों ने झटके से इन्हें अंदर फेंकते बाहर से ताला लगा दिया। या खुदाया, इस कदर अंधेरा यहाँ तो। रायमा अपना सर मसलते हुए तकलीफ से बोली, जो ज़मीन पर लगने की बदौलत शायद छिल गया था। अब वहाँ अच्छी खासी जलन का एहसास हो रहा था। लकी ने उसकी करहा पर चौंक कर उसकी जानिब देखा। रायमा, इस जानिब हल्की हल्की रोशनी है, मेरे ख्याल से वहाँ बाहें बाकी लड़कियाँ, चलो। लकी ने उसका हाथ थामते उसे सहारा देकर खड़ा किया और हल्की हल्की रोशनी की जानिब चल दिए। दिल में एक अजीब किस्म का धड़का भी लगा हुआ था, क्योंकि वो सब इस वक्त मौत के दहाने पर थे, लेकिन हिम्मत किसी सूरत भी नहीं हारनी थी। जब तक वो इस सब से डटे रहते थे तभी तक मजबूत होते, वरना इन दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाता। वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, सामने का मंजर उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। इन्हें अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। वहां मौजूद तमाम लड़कियां अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पकड़े तकलीफ से करा रही थी। रायमा ने मुश्किल आंसू जब्त करते लकी का हाथ सख्ती से थाम लिया। इसे आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। मान इसकी निगाहें कुर्सी पर बंधी लड़की पर पड़ी, इसे जो मुसलसल अपनी कुर्सी को झल्लाते रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रायमा को एक लम्हा लगा था पहचानने में ये वही लड़की है जिसे कल ही चौधरी ने कैद किया है। वो लकी से हाथ छुड़वाती इस तक पहुंची तो माजा, जो काफ़ी देर से होश में आने के बाद मुसलसल अपने हाथ पैर मार रही थी, अपने सामने खड़ी लड़की को देखते उसके हलक में डर के मारे कांटे से चुभने लगे। इन आदमियों ने बेल्ट के साथ इसके बाजू और टांगों पर मुसलसल वार किया था, जिसकी बदौलत इसके वजूद पर निशानात पड़ चुके थे। अभी भी इन लड़का लड़की को अपने सामने देखते इसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वो भी यही सब कुछ करने आए हैं। तभी आंखें मीचते नफ़ी में सर हिला गई। डरो नहीं, हम कुछ नहीं
कहेंगे, फिलहाल हम खुद यहाँ पर कैद हैं। राइमा ने उसे तसल्ली देते खुद ही उसकी रस्सियाँ खोलना शुरू कर दी। उसकी जानिब से तसल्ली होते ही माजा की हिम्मत मजीद बढ़ गई। वो जो इन सब लड़कियों को यहाँ बैठा देख परेशान हो चुकी थी, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, लेकिन इस ख्याल पर अमल दर अमल के लिए भी किसी मदद दरकार थी। इससे पहले कि वो राइमा से कुछ कहती, दरवाजे पर खटका होने की बदौलत वो सब खामोशी से कोने से लग कर बैठ गई। अपनी शक्लें दुरुस्त करो, जेम्स पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका है। बॉस का हुक्म है कि अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसका अंजाम फिर जो होगा वो किसी ने भी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। इस आदमी की ठंडी तार तन्ने ब्याह पर वो सब सरद से इस बात में सर हिला गए। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अपनी बात मुकम्मल करते वो दोनों दोबारा ताला लगाते वहाँ से जा चुके थे। उनके निकलते ही माजा इससे पहले कि कुर्सी से उठती, तकलीफ की शिद्दत से करहा कर दोबारा कुर्सी पर गिर सी गई। मान अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर हिम्मत इकट्ठी करते वहाँ से उठ खड़ी हुई और राइमा की जानिब मुतवज्जा हुई। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे बताएगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लोग इन सबको कहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, ये लोग ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माजा ने उसका हाथ थामते मिन्नत करने वाले अंदाज में उसे मुखातिब किया तो वो इसे सहारा दिए एक जानिब हो गई और आराम आराम से सारी बात इसकी समातों में उतारने लगी। इसकी बातों पर माजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। आंखों की पुतलियां साकत हो गई। इसका हाथ राइमा के हाथ से छूटता चला गया। उसका कोई हल ही नहीं है। कैसे भी करके हम इनकी जान बचा सकें। मेरे होते हुए मैं ये नहीं होने दूंगी। इतना घिनौना काम, ये तो हैवान भी से बदतर है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? कोई खुदा का खौफ नहीं जागता दिल में? वो लहू रंग आंखों समेत गैर मरई नक्ते पर नजर टिकाए से मुखातिब थी। अपनी बात के जवाब में राइमा का सर नफी में हिलता देख इसने अचंभे से उसकी जानिब देखा। क्यों मुमकिन नहीं है? सब कुछ मुमकिन है, बस इसके लिए हिम्मत चाहिए। इस जालिम इंसान से छुटकारा दिलवाना है इन सब लड़कियों को, फिर चाहे मुझे अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगी। वो मजबूत पर एतमाद लहजे में राइमा से मुखातिब हुई तो राइमा को भी इसमें कुछ कर दिखाने की लगन दिखाई दी थी, जो अपने दर्द और तकलीफ की परवाह किए बगैर ऐसा कुछ सोच रही थी। वरना आज तक जो भी लड़कियां यहाँ आई थी वो सारी कमज़ोर असाब की मालिक थी। वो ये सब करना तो दूर की बात सोचती भी नहीं थी और ये करने में डटी हुई थी। और राइमा भी तो यही चाहती थी, तभी उसके साथ हाथ मिलाने का सोचा और तमाम सोचों को झटकती हसबात में सर हिला गई। माजा ने मुस्कुराती नम निगाहों से उसकी सिम देखा। मान भार जीप चलने की आवाज़ पर राइमा की आंखें मखसूस अंदाज में चमक उठी। माजा ने नासमझी से उसके चेहरे पर फैलते खुशकिन एहसास को महसूस किया। चौधरी लाजमन जेम्स को लेने गया है। हमें जो भी करना है इसी दौरान करना है, वरना कैमरा हर वक्त इसकी निगाहों के साथ में रहता है। अब अगर जेम्स आ गया तो हम सब इसकी चक्की में पीसते चले जाएंगे। राइमा की बात पर माजा को भी कुछ हद तक तसल्ली हुई थी। इससे पहले कि वो अपना रुख बदलती, कुर्सी के साथ टांग लगने की बदौलत से किसी नोकीली चीज़ का एहसास हुआ। वो सीख करते अपना टांग को सहलाने लगी। जेब में किसी चीज़ की मौजूदगी देखते उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में जो ही हाथ डालते उस चीज़ को बाहर निकाला तो वो लीजे की रिंग थी। रिंग पर नज़र पड़ते उसके चेहरे पर एक बार फिर वीरानी छा गई। उसे फिजा एकदम बोझल सी होती महसूस हुई। वह नम निगाहों से देखते, लबों से छूते अपनी उंगली में पहन गई। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ आसपास कोई जगह तलाश करो। तुम्हें तो इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ इस अड्डे के खुफिया दरवाजे खुलते हैं, जो चौधरी ने पुलिस के डर से बनाए हैं। अब हमारे पास वाहिद हल यही है। तुम गौर से देखो, हम दोनों इन लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि ये सब इससे फ़ायदा मुस्तकीक हो सके। राइमा की बात पर वो सोचने वाले अंदाज में तय खाने की दीवारों को उंगली की मदद से दस्तक देते सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लेने लगा। उठो, होश करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। तुम सबका होश में आना बहुत ज़रूरी है। माजा और राइमा बारी बारी सबके गाल थपथपाती इन्हें होश दिलाने की तगदो में थी, लेकिन वो निढाल होकर वापस वहीं ढह गई। ये मुसलसल चौथी बार था। वो दोनों भी थक चुकी थी। क्या हो गया है तुम सबको? इस जंदान से निकलना चाहती हो या नहीं? वो ज़ात अगर हमें हिम्मत या एक मौका ही दे रही है हमें अपने लिए लड़े, इस जालिम इंसान को इसके अंजाम तक पहुंचाए, तो इसमें हमारी मदद करो। हमें तुम सबकी मदद दरकार है। ना जाने कब से यहाँ हो, क्या क्या सह चुके हो। पूरा वजूद लहूलुहान है, ना ख़त्म हो ना अंदर से। थोड़ी सी विल पावर इस्तेमाल में लाओ और हिम्मत करो। कुछ हिम्मत करेंगे तो बाकी मदद तो ऊपर वाला करेगा। वो हमारी शहर रग से भी ज़्यादा करीब है। उठो तुम लोग, ये तो नहीं चाहोगे ना कि कल को तुम्हारी छोटी बहनें भी यहाँ इस मुकाम पर हो? माजा ने रोते रोते बोलते जैसे इन सब की रूह तक झंझोड़ डाला। सब ने हिम्मत करते अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। माजा और राइमा ने मुस्कुराती निगाहों का तबादला किया। राइमा ने हैरत से इस बुलंद हिम्मत लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसने यहाँ आकर खुद भी जख्म खाए थे, लेकिन फिर भी हालात का डट कर मुकाबला कर रही थी। राइमा, दरवाज़ा मिल गया है, सुरंग है यहाँ, बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा, अंधेरा भी है अंदर।
लकी हाँफता हाँफता इस तक आया और एक जानिब इशारा करते हकलाते लहजे में बताया। तो माजा ने भारी होती आंखों को सख्ती से मीचते तशकराना अंदाज में चेहरा आसमान की जानिब बढ़ाया और ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी का विरुद्ध करना शुरू किया। इसे याद पड़ता था कि महरम रोज ही इसे यूं ही जाने से पहले आयतल कुर्सी का विरुद्ध करने को क्यों कहती थी, ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ के आसार में रहे। अभी भी ऐसी सूरत हाल में अल्लाह के कलाम से ज़्यादा अफजल क्या हो सकता था। भला घर वालों के बारे में सोचते एक बार फिर आंखों के गोशे नम हुए, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ गई। अभी सिर्फ इसका काम पर ध्यान देना था। लकी, तुम सुरंग से बाहर निकलो, मैं बारी बारी लड़कियों को भेजती हूँ, इसी तरह आसानी रहेगी। रायमा की बात लकी को भी कुछ हद तक बेहतर लगी थी। तभी उसकी बात की तकमील करते घुटनों के बल रेंगते सुरंग में दाखिल हो गया। माजा ने इनमें से एक लड़की को उठाते उसे सहारा दिया तो वो डरते डरते सुरंग के अंदर जाती चली गई। इस तरह 4 लड़कियों के जाते ही इन दोनों ने तश्कर भरा सांस खारिज किया। अब पीछे 4 लड़कियां मजीद थी। माजा ने बाकियों को भी इसी तरह जाने का इशारा किया। तमाम लड़कियों को भेजने के बाद रायमा ने माजा को जाने का इशारा किया तो वो नफ़ी में सर हिला गई। आप जाए, मैं आखिर में आती हूँ, मैं आपके पीछे पीछे ही हूँ। माजा के कहने पर रायमा ने उसे भेजने की कोशिश की तो बहुत की, लेकिन वो सिरे से इनकार कर गई। आखिरकार थक हार कर वो सुरंग में दाखिल हो गई। उसके अंदर जाने की देर थी। इससे पहले कि माजा भी इसकी तलकीद में जाती, कमरे के पास ही आती, कदमों की चाप पर इसका रंग लट्ठे की मानीन सफ़ेद पड़ गया। गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मान कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वो सहम कर दीवार के साथ जा लगी। रोशनी में चेहरे नजर आते ही इन आदमियों की जैसे ही निगाह खाली तय खाने में पड़ी, वो चील की मानीन माजा पर झपटे और बालों को खींचते बाहर की जानिब चल दिए। वो मुसलसल वो पुकार कर रही थी, लेकिन यहाँ इसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन इतना शुक्र था कि इसने इन सबको बाहर निकलवा दिया। इन आदमियों ने झटके से उसे लाते चौधरी के कदमों में फेंका था। माजा ने सहम कर जो ही गर्दन ऊपर उठाई, वो लाल अंगारा भस्म कर देने वाली निगाह से उसे ही घुर्राता उसकी सिसकी बेसाख्ता थी। चौधरी ने सख्ती से उसके जबड़े को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ इसके फूल जैसे नाजुक गाल पर रसीद किया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी। नोमी, कैची ला जल्दी, कहा था ना मैंने। चौधरी से होशियारी नहीं, सबको बाहर निकाल दिया इस छटाक भर की लड़की ने। कोई बात नहीं, लो आ गए तेरे 2 और साथी। लो भला, मेरे हाथों मरे बगैर कैसे जा सकते हो तुम दोनों? सीधा ऊपर का टिकट कराऊंगा। वो कहर बरसाती निगाहों से इन सब की जानिब देखते फनकारा। माजा इसके हाथों में कैची देखते रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। चौधरी, इसे छोड़ दे, इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है। तू जीने जितने मर्जी जुल्म ढाले, मेरे अल्लाह के पास इंसाफ ज़रूर होता है। बद से बदतर मौत मरेगा तू। तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तेरी वो पुकार कोई नहीं सुनेगा। चौधरी, छोड़ दे इस बच्ची को। रायमा मुसलसल चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वो इसकी बातों से बेनियाजी बरतते कैची माजा के चेहरे के करीब ले आया तो वो जो सख्ती की कैफियत में इसकी हरकत शनाख्त का जायजा ले रही थी, उसके सामने अपने हाथ जोड़ गई। लेकिन वो शातिराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके लंबे घने सुनहरी बालों पर कैची चला गया। उसकी हरकत पर माजा की दिल खराश चीख बेसाख्ता थी। वह तड़पते हुए इसकी कैद से अपना बाल छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो बेहिस बना लगा हुआ था। माजा ने खामोशी ओढ़ ली। बाल कट कर कर इसके झोली में गिर रहे थे, लेकिन वो साकित निगाहों से ये सब कुछ होता देख रही थी। माजा, मैं कह रही हूँ बस थोड़े से कटवा लो, रफ हुए जा रहे नीचे से। महरम ने डपटने वाले अंदाज में उसे करीब आने का इशारा किया तो माजा रूहान सी होती नफ़ी में सर हिलाया। मॉम, आप जानती है मुझे इन पार्लर वाली पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ज़रा से बाल कहो आधे काट देती है, और मैं तो इतने से भी ना कटवाऊँ, मेरी तो जान बसती है इनमें। इन बालों से तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं आपकी औलाद हूँ, वरना बाकी तो लीजे आप ही पे चली गई है। इसे मुँह बसोड़ते शिकवा करने वाले अंदाज में कहा तो इसकी बात पर महरम ना चाहते हुए भी हंस दी। ये भी कोई बात हुई, आप तो मेरी जान हो। ये देखो मैंने बस इतने से काटे हैं। महरम ने उसे करीब बिठाते बातों में बहलाते फुसलाते आखिर से ज़रा से बाल काटते उसे दिखाया तो उसकी चीख बेसाख्ता थी। ये सब याद करते इसकी आंखों में एक सील था जो रवा हुआ था। इसे कांपते हाथों से उसे छूना चाहा, लेकिन हिम्मत ही जमा नहीं हुई। मम्मा, इसके मुंह से एक ही सिसकी निकली। किस कदर प्यार था उसे अपने बालों से, और इसने वही काट दिए। इसका बस नहीं चल रहा था कि सब तहस नहस कर दे। मां ने इसकी निगाह एक मंजर पर ठिठक कर रुकी। इससे एक निगाह चौधरी पर डाली जो सिगार सिलगाने में मसरूफ था। इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। इसने गैस से भरपूर निगाह चौधरी पर डालते सरत से साइड टेबल से चाकू उठाते इसके बाजू पर वार किया। इसके अचानक हमला करने पर खून की एक तेज धार थी जो चौधरी के बाजू से निकली थी। अचानक इस जगह पर खलबली मच गई थी। इससे पहले कि कोई बचाव के लिए आगे बढ़ता, माजा ने पीछे की जानिब कदम लेते इन सबको चाकू के इशारे से वापस पीछे जाने का इशारा किया। लकी और रायमा को छुड़वाते इसने दरवाजे के करीब पहुंचते बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। वो जितना तेज भाग सकते थे भाग रहे थे। अपने अकब में लगातार फायरिंग की आवाज़ इनकी समातों में उतर रही थी। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ते, अपने सामने से आते चौधरी को देखकर इन तीनों के कदमों को बेसाख्ता ब्रेक लगी। इन तीनों ने
सहमी हुई निगाहों से एक दूसरे की जानिब देखा। दिल उछलकर हलक में आ गया। चौधरी मजबूत कदम उठाते इनकी सिमत बढ़ रहा था और वो तीनों अपने कदम पीछे की जानिब ले जा रहे थे। कहा था ना मैंने, बीच चौराहे पर लाके तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। तैयार हो जाओ तुम दोनों, तेरा बंदोबस्त भी किया हुआ है बहुत खास। चौधरी बंदूक की नाल का रुख लकी की जानिब करता सफाकी से गोया हुआ तो रायमा कटीली निगाहों से उसकी जानिब देखते एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। अब तो मैं हमें भी मार देगा ना चौधरी, दुख नहीं होगा, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो हो चुका है। यकीनन मेरा अल्लाह अब मेरे से राजी होगा। इन इंसानों को राजी करने से कुछ नहीं मिलता, ये बात बहुत देर से समझ आई है। अब असल में भी मौत का ही गले लगाना चाहा। इसके लहजे में खौफ का शायबत तक नहीं था। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, गोली चलने की आवाज़ पर हर जानिब सुकूत छा गया। वो साकित निगाहों से चौधरी को देख रही थी, जो अपनी ही जीत पर कह लगा रहा था। मान लकी का हाथ इसके हाथ से छूटता चला गया। इसने धड़कते दिल के साथ अपने खाली हाथों को देखा। वो गिरने के अंदाज में इसके पास बैठी थी, जिसके लब धीरे से सरगोशी करने में मसरूफ थे। शुक्रिया मेरे हक में बेहतर होने के लिए। ये आखिरी अल्फाज थे जो इसकी ज़बान से अदा हुए थे। अचानक इसकी गर्दन एक जानिब को लुढ़क गई। रायमा बेसुध सी होती वहीं बैठे रह गई। इससे पहले कि माजा भागकर इनके करीब पहुंचती, एक बार फिर फिजा में गोलियों की थरथराहट ने एक शोर बर्पा कर दिया। माजा के कदम बेसाख्ता ज़मीन में गड़ से गए। इसे सामने का मंजर देखते सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही थी। रायमा, इसके मुंह से एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। वो पागलों की तरह भागते हुए इन तक पहुंची, जो खून में लथपथ शायद अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर गए थे। इस पत्थर दिल इंसान की सफाकी पर खुद पत्थर की हो गई थी। उसे अपनी हसासियत मातल होती महसूस हुई। रायमा आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ यहाँ। रायमा मत करो ऐसे। वो उसका गाल थपथपाती सी झंझोड़ते हुए बोली, लेकिन वो जिंदा होती तो सुनती ना। उसकी रूह तो लकी की मौत के साथ ही परवास कर चुकी थी। चौधरी को गोली चलाना तो फकत एक बहाना था। चौधरी ने मकरूम मुस्कुराहट समेत ट्रिगर चढ़ाया। अब इसका निशाना माजा पे टिका था। इससे पहले कि वो माजा के दिल के मुकाम पर निशाना लेता, अपने बाजू पर लगने वाली गोली से बंदूक इसके हाथ से दूर जा गिरी। उसे गोली लगते देख इसके साथियों ने होशियार होना चाहा, लेकिन उससे पहले ही फिजा में एक बार फिर गोलियों की थरथराहट शुरू हुई। माजा ने सख्ती से दोनों कान बंद कर लिए। वो साकित, वो बेजान वजूद लिए उनके पास बैठी थी। कहा था ना मैंने कि मैं एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर हूँ, इसीलिए मेरे से गेम खेलने की तो सोचना भी मत। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है उससे बखूबी वाकिफ हूँ। तुम जैसे बुज़दिल लोग ही होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। किसी मर्द के बच्चे होते तो सामने से वार करते। वो अपनी मखसूस परवकार चाल चलते अपनी सहरंगे शख्सियत समेत सर तासिरात चेहरे पर सजाए अपनी गन का रुख इसकी जानिब किए रईस चौधरी के सामने खड़े फनकारा, और जो हैरत उसे उसकी यहाँ मौजूदगी को हजम करने की कोशिश में था। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।